अध्याय 17। अपना सिर उठाते हुए कई यिक्सु ने जिया हाओ की ओर देखा। तुम वापस आ गई हो। तुम क्या कर रही थी? बस कुछ समस्याएं दूर कर रही थी। जिया हाओ मुस्कुराए। पत्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अधिकारियों द्वारा दायर की गई विभिन्न रिपोर्टें पढ़ रही थी। हैरानी की बात है, नानहाई शहर में बहुत सारे अपराध होते हैं, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। छोटे अपराधों के बजाय मैं बड़े अपराधों को देख रही हूँ, ये देखने के लिए कि क्या हम उन्हें हल करने के लिए कुछ कर सकते हैं। कई यिक्सु ने आह भरी। आखिरकार महामहिम पिता के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहे होंगे। इस बारे में चिंता मत करो, हम कल देखेंगे, जिया हाओ ने नर्म आवाज में कहा। आखिरकार वह अपने ऋषि की दिव्य आंखों की बदौलत कुछ मामलों को सुझाने के लिए आश्वस्त था। लेकिन मुझे, पत्नी, मेरे साथ आओ। कई यिक्सु ने अपना चेहरा उठाया और जिया हाओ की ओर देखा। आह भरते हुए उसने सब कुछ ठीक से रखा और उठकर उसके पीछे बेडरूम में चली गई। हे, मैं देख सकती हूँ कि अब तुम्हें मेरे बगल में सोने में असहजता महसूस नहीं हो रही है। जिया हाओ ने कई यिक्सु को बिस्तर पर आते देखकर हंसी। कई यिक्सु ने थोड़ा शर्माते हुए दूसरी तरफ देखा। हम अभी भी अलग अलग सो रहे हैं। अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जिया हाओ ने शरारती मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया। शुभ रात्रि, पत्नी। हाँ, शुभ रात्रि। जिया हाओ पलटकर सो गया। हालांकि उसके ऊपर तारों की रोशनी का एक विस्फोट दिखाई दिया और एक चांदी का धागा उसके सिर में घुस गया। कई यिक्सु ने जिया हाओ की सोती हुई आकृति को सिकुड़े हुए होठों से देखा, क्योंकि वह भी अपने शरीर को आराम दे रही थी और सोने जा रही थी। जब सूरज उग आया तो जिया हाओ धीरे धीरे उठा, अपनी आंखों को आलस से रगड़ रहा था। ये पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन जिया हाओ अचानक जाग गया। उसने खुद को एक अजीब अंधेरी जगह में पाया, जहां धीरे धीरे जमीन से धूसर धुंध उठ रही थी। अत्यधिक भाग्यशाली यात्री, तुम आखिरकार चमत्कार के बर्तन की पहली परत की मरम्मत करने में कामयाब हो गए। आवाज गूंजी, जो न तो मर्दाना थी और न ही स्त्री जैसी। हालांकि इसने जिया हाओ के दिल के तारों को छू लिया, जैसे ब्रह्मांड से ही कोई आवाज आ रही हो। तुम कौन हो? चमत्कार के बर्तन की कलाकृति आत्मा जैसा कुछ। जिया हाओ खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। एक इंसान के लिए तुम बहुत दूर हो, शांत और संयमित। तुम्हारी आत्मा, यह एक इंसान के लिए बहुत अजीब है। ठीक है, यही कारण है कि मैंने तुम्हें पाया। जिया हाओ मुस्कुराए। तुम सही हो, आवाज गूंजी। तुम मुझे एक कलाकृति आत्मा मान सकते हो, और तुम्हारी चिंता के लिए मैं एक सुंदर और कामुक कलाकृति आत्मा नहीं हूँ। कम से कम अभी के लिए। क्या यह मेरे दिमाग को पढ़ सकता है? जिया हाओ ने फिर से पूछने से पहले अंदर ही अंदर हंसी। बहुत अच्छा, तो क्या तुम अब से मेरी मदद करने जा रहे हो? मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप तीसरी परत की मरम्मत पूरी कर लें, उसके बाद मैं ऐसा कर पाऊं। आवाज गूंजी। अभी के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो मैं उनका ध्यान अपनी ओर खींच सकता हूँ। अब से मैं आपको कुछ नए फंक्शन समझाऊंगा। सबसे पहले, आपके ऋषि की दिव्य आंखें और बेहतर होंगी। दूसरा, अराजकता ऊर्जा का पूल 100 से बढ़कर 300 हो जाएगा। और इसके अलावा आप ऊर्जा बिंदु बार को अनलॉक करेंगे, जो आपके आइटम मंत्रमुग्धता को आसान बना देगा। तीसरा, आपको बहुत ज्यादा कर्म से प्रभावित होने और विश्व कानूनों से असामान्यता के रूप में देखे जाने से सावधान रहने की जरूरत है। यह एक 4 दिशात्मक भार है। आपको हमेशा संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और अपने पक्ष को बहुत भारी नहीं होने देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो विश्व कानून आपके कर्म को ट्रिगर करेगा और आप मर जाएंगे। बाकी के लिए मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप खुद ही जानने के लिए काफी समझदार हैं। मैं दूसरी परत की मरम्मत पूरी करने के बाद वापस आऊंगा। रुको, मैं इसे कैसे ठीक करूंगी? इस बार तुम्हें कितने की जरूरत है? जिया हाओ पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। 50 एडवांस ग्रेड इनेट मास्टर्स या उससे ज्यादा, और ढेर सारे विभिन्न ऊर्जा पत्थर, राक्षस जानवर कोर या प्राकृतिक खजाने। जिया हाओ का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ये सुना। 50 इनेट मास्टर्स पहले से ही ग्रेट यान किंगडम में एक शक्तिशाली शक्ति है, और यह बेवकूफ पॉट चाहता है कि वह उन्हें मार डाले और उन्हें खिला दे। और नहीं, मुझे नहीं लगता कि निम्न स्तर के राक्षसों से राक्षस कोर अब भी काम करेगा। बकवास, यह मुश्किल होने वाला है। बुरे मूड में जिया हाओ ने उस जगह से बाहर निकलते समय नए पुरस्कारों की जांच नहीं की। जैसे जैसे उसका सपना धीरे धीरे बदलता गया, उसका शरीर शिथिल होता गया, और बस ऐसे ही बोर हो गई। अजीब, मैंने एक अजीब सपना देखा। यह ऐसा था जैसे एक पेड़ की बेल मेरी कमर को कसकर गले लगा रही हो। जिया हाओ ने बड़बड़ाया। युवा भगवान जिया, क्या तुम जाग गए हो?
मिनमिन की आवाज गूंज उठी जब जिया हाओ ने उसे पानी का बेसिन लेकर आते देखा। एन बीवी बहुत जल्दी उठ जाती है ना? बेशक, यंग लेडी हमेशा से ही सुबह जल्दी उठती है। मिनमिन ने बेसिन जिया हाओ के सामने रख दिया और उसे अपना चेहरा साफ करने में मदद की। यंग लॉर्ड, आप बहुत गहरी नींद में सोते हैं, है ना? मिनमिन ने जिया हाओ से अजीब भाव से पूछा। हाँ, तुम ऐसा क्यों कहते हो? जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मेरा मतलब है, मैं हूँ, मुझे लगता है। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मिंगमिन ने अपना सिर हिलाते हुए अपने होंठ सिकुड़े। सुबह हो चुकी है, लोग पहले ही कानून प्रवर्तन कार्यालय में इकट्ठा होने लगे होंगे। आह, हाँ, मैं ये कैसे भूल गया। जिया हाओ की आंखें चमक उठी और उसने अपनी हथेली थपथपाई। जल्दी से तैयार होने के बाद वह चला गया। कई परिवार के घर में कानून प्रवर्तन हॉल। ये देखकर कि भीड़ पहले ही आनी शुरू हो चुकी थी, कई परिवार के पहरेदार अनुशासन बनाए रखते हुए सतर्कता से खड़े थे। जिया हाओ इत्मीनान से खड़ा था क्योंकि उसे कल के चमत्कारों के बर्तन के शब्द याद आ रहे थे। उसने अपने ऋषि की दिव्य आंखों का इस्तेमाल किया, नए उन्नयन को देखने की कोशिश की। नाम लिन बिंग, आयु 32, टिप्पणी नानहाई शहर में व्यापारी, शरीर को मजबूत बनाने वाले क्षेत्र का 8वां चरण। हाल के अतीत के बिंदु विस्तार करने के लिए क्लिक करें। हाल के भविष्य के बिंदु 2 महीने बाद वह ब्लैक बियर गैंग को कर चुकाने में असमर्थ होने के कारण नानहाई शहर से भागने के लिए मजबूर हो जाएगा। जिज्ञासा से उसने हाल के अतीत के बिंदु को खोला, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है और उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी है, जैसे कि कुछ छोटा सा हिस्सा बह गया हो। 1 हफ्ते पहले लिन बिंग की माल से भरी गाड़ी को ब्लैक बियर गैंग ने चुपके से चुरा लिया था। उस अच्छे के बिना लिन बी अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए पैसे जुटाने में असमर्थ था। जिया हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने ये देखा। लानत है, क्या इसका मतलब है कि मैं हर किसी की जानकारी को एक संग्रह की तरह देख सकता हूँ? उनका अतीत और भविष्य, ये बहुत अद्भुत है। अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए उसने दूसरे लोगों को देखना शुरू किया। उसने अपने ऋषि की दिव्य आंखों में एक और उन्नयन महसूस किया। ये कई हालिया भविष्य बिंदु थे। उदाहरण के लिए, उसने एक व्यक्ति को देखा और एक अलग तरह का हालिया भविष्य बिंदु देखा। हाल का भविष्य बिंदु 1, 3 दिन बाद लैंग बिंग का बेटा अपना पैर तोड़ देगा, जिससे उसे 1 महीने तक बिस्तर पर लेटा रहना पड़ेगा। 2, 1 महीने बाद उसका बेटा गलती से अपने घर के पास एक बर्तन पर ठोकर खाएगा, जिससे उसे 1000 टेल सोना मिलेगा। जिया हाओ ने प्रयोग जारी रखते हुए एक गहरी सांस ली। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे अपनी आंखों में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, जिससे उसने अपनी क्षमता को निष्क्रिय कर दिया। उफ, ये मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा है। जिया हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे एहसास हुआ कि ऋषि की दिव्य आंखें उसकी मानसिक ऊर्जा या उसकी आत्मा की ऊर्जा का उपयोग बेहतर परिणाम देने के लिए कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे फिर से इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अभी के लिए आइए अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करें। बिना इंतजार किए जिया हाओ मजिस्ट्रेट हॉल की ओर चल पड़ा। बेकार, यहाँ हर कोई बेकार है। जिया हाओ लगभग डर से उछल पड़ा जब उसने जोरदार चिल्लाहट सुनी। अंदर जाते हुए उसने देखा कि कई यूनहाई बैठा हुआ अपने अधीनस्थों पर चिल्ला रहा था। आप उससे 2 दिनों से पूछताछ कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिला। सर, उसके पास उस दिन का एकदम सही बहाना है। और इसके अलावा हमारे पास अपराधी के बारे में कोई सुराग नहीं है। और यह भी कि हम उसे ग्रेट यान किंगडम के नियम के अनुसार सिर्फ यातना नहीं दे सकते। आप ये सुनते ही कई यूनहाई के होंठ फड़क उठे। ठीक है, तुम आज भी उसे कोर्ट रूम में ले जा सकते हो। हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, मजिस्ट्रेट कहे। क्या हुआ, ससुर जी? जिया हाओ ने उसके पास जाते हुए हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि मजिस्ट्रेट का काम जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा कठिन है ना? हे, क्या तुम भी मेरी दुर्दशा में आनंद लेने के लिए यहाँ आए हो? कई यूनहाई ने मुंह बनाया। ओह, मैं चाहता हूँ, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे जाने नहीं देगी। वैसे भी ये सब क्या है? ठीक है, पहले से ही कुछ मामले हैं जो पहले से ही मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। कई यूनहाई ने आह भरी। पहला मामला था पहला व्यापारी लिन बिंग का चोरी हुआ माल। अगर यह एक साधारण चोरी होती तो ये ठीक होती। हालांकि उसकी गाड़ी में 500 साल पुरानी अर्थ पल्स रूट थी। ऐसी औषधीय जड़ी बूटी आसानी से 50,000 टेल सोने की कीमत को पार कर सकती है। अन्य कीमती सामानों का तो जिक्र ही नहीं। ये और भी मुश्किल हो गया क्योंकि लिन बिंग आधिकारिक हान का रिश्तेदार है।
और अगर आधिकारिक हान की छवि खराब हो गई तो सिटी लॉर्ड सू और अन्य लोग इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ करेंगे। हालांकि इससे भी कुछ और है, कई युनहाई ने आह भरी। और यह एक हत्या का मामला है। हाँ, जिया हाओ चुप रह गया। आखिरकार उसके ससुर ने अभी अभी मजिस्ट्रेट का पद संभाला है, फिर भी पहले से ही परेशान करने वाले मामले चल रहे हैं। वास्तव में आपको लिन बिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिया हाओ ने अपनी बाहें पार कर ली। मुझे पता है कि उसकी गाड़ी किसने चुराई। हाँ, क्या? कई युनहाई ये सुनकर अवाक रह गया। हो, तुम्हें कैसे पता चला? जैसे कि मुझे मूनलाइट रेपिस्ट का ठिकाना पता था। जिया हाओ मुस्कुराया। हालांकि इस हत्या के मामले के लिए मुझे थोड़ा काम करने की जरूरत है। ठीक है, ये ठीक है। हम एक एक करके हर केस को सुलझा सकते हैं। कई युनहाई उत्साहित है। तो लिन बिंग के बारे में? ये ब्लैक बियर गैंग है। हालांकि मेरा मानना है कि उन्होंने सामान को कहीं सुरक्षित जगह पर छिपा दिया होगा जहां कोई नहीं पहुंच सकता। तो हम क्या कर सकते हैं? कई युनहाई ने भौहें सिकुड़ी। मैं गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता हूं। हालांकि हम उन पर किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसे खुले तौर पर तो नहीं कर सकते। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा, लेकिन चून की ससुर पहले से ही अपराधी को जानते हैं, इसलिए वे अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, है न? ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन अब आपको हत्या का मामला देखने की जरूरत है। ये सामान की चोरी से ज्यादा परेशानी वाली बात है। मैं समझता हूँ, ससुर जी। हालांकि क्या आप मुझे हत्या से संबंधित फाइलें दिखा सकते हैं? यहाँ वे हैं। कई युनहाई ने उसे एक पुस्तिका दी। अदालत में एक और सुनवाई है। आपको इसे देखने के लिए वहां अवश्य होना चाहिए। ठीक है। जिया हाओ ने पुस्तिका ली और उसे खोला। हत्या के बारे में टिप्पणी पढ़ी। शहर के उत्तरी हिस्से में एक अमीर परिवार श्री चू का था। उनकी केवल एक बेटी थी, जिसने सन जिंग नामक एक विद्वान से शादी की थी। और 3 दिन पहले श्री और श्रीमती चू का शव उनके घर में पाया गया था। अब सबसे तत्काल संदिग्ध सन जिंग है, क्योंकि श्री चू की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति श्री चू की बेटी के माध्यम से उसके पास चली गई थी। इसलिए उसके पास हत्या के लिए एक ठोस मकसद था। हालांकि हत्या की रात सन जिंग के पास एक बढ़िया बहाना था। वह अपने दोस्त कुई बैंग के साथ शराब की दुकान पर शराब पी रहा था। अब ये तकनीक का युग नहीं है। सब कुछ तर्क, सबूत और लोगों की गवाही पर आधारित होना चाहिए। यदि दो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा सहयोग करते हैं तो वे अधिकांश अपराध आसानी से बच सकते हैं। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि ग्रेट यान किंगडम का कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गवाही देने के लिए प्रताड़ित करने की मनाही करता है। और इसे सुनिश्चित करने के लिए अपराधी को अदालत में मजिस्ट्रेट, कोर्ट रूम के अधिकारियों और नाटक देखने के लिए वहां बैठे आम लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार करना पड़ता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? जिया हाओ ने एक पल सोचा। चूंकि मैं उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकता। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह मुख्य हॉल की ओर चला तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग निर्णय देखने आए थे। उसने एक सीट ढूंढी और शो देखा। पुराने समय में ज्यादा मनोरंजक चीजें नहीं थीं। टीवी, फिल्में या दूसरी चीजें जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए लोगों का मनोरंजन बहुत सीमित और शायद विकृत हो गया। उदाहरण के लिए, कैदियों की फांसी को आम लोगों के लिए एक बेहतरीन मनोरंजन माना जाता है। वे बेहतर दृश्य देखने के लिए सीटें भी खरीदते हैं। और शाही परिवार भी इस तरीके से पैसे कमाता है। इसी तरह मजिस्ट्रेट कोर्ट भी एक ऐसी जगह है जहां लोग कोर्ट सेशन देखने के लिए सीटें सुरक्षित करने के लिए टिकट खरीदते हैं। चूंकि यहाँ के 2/3 से ज्यादा आम लोग अपने जीवनकाल में शाही कोर्ट में नहीं जा पाते, इसलिए वे आमतौर पर मजिस्ट्रेट कोर्ट को अहमियत देते हैं। धीरे धीरे सैनिक दो लोगों को कोर्ट रूम में ले गए और दोनों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनमें से कई को मोटी बेड़ियों से जकड़ा गया था। कई युनहाई मुख्य सीट पर बैठी थी और संदिग्ध को ठंडी निगाहों से देख रही थी। अधिकारी झांग मुख्य प्रश्नावली था जो संदिग्धों के सामने चला गया। तुम्हारा नाम क्या है? सन जिंग। तुमने अपने ससुर को क्यों मारा? मेरे स्वामी, मैंने उन्हें नहीं मारा, सन जिंग चिल्लाया। मैं उस रात अपने घर पर भी नहीं था। तो तुम कहाँ थे? येलो टैवन में, सन जिंग ने अपनी कहानी सुनाने से पहले जवाब दिया। मैं अपने दोस्त कुई बांग से मिलने गया था। हमने खूब खाया पिया और मैं आधी रात की सीटी बजने के 2 घंटे बाद तक वापस नहीं आया। हालांकि जब मैं वापस गया तो मैंने देखा कि बाहर भीड़ जमा हो गई है। ये कहते हुए सन जिंग की आंखें नम हो गईं। मेरे मेरे ससुर इतने अच्छे इंसान थे। क्यों?
कोई उन्हें क्यों मारेगा? तुम कुई बांग के साथ थे। अधिकारी झांग ने बेड़ियों में जकड़े कुई बांग को देखा। तुम्हारे बारे में क्या? वह सच कह रहा है। कुई बैंग ने सिर हिलाया। मैं आमतौर पर येलो टेवन जाता हूँ। और वह शाम कुछ खास नहीं थी। मैंने सन जिंग को अपने साथ ले लिया और बहुत देर तक शराब पी। और आप वहाँ कुछ ग्राहकों से भी पूछ सकते हैं। अधिकारी झाओ ने सर हिलाया और उसने सर हिलाया और सर हिलाया। और सराय के मालिक ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसने उन दोनों को आधी रात के बाद जाने से पहले एक छोटा सा निजी कक्ष किराए पर लेते देखा था। सन जिंग, झूठ बोलने की हिम्मत मत करो। क्या तुम्हें हत्या के परिणामों के बारे में नहीं पता? मुझे पता है, मेरे स्वामी। सन जिंग असहाय था। हालांकि मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने ससुर को क्यों मारूंगा? जिया हाओ ने आह भरी और उसने उस पर अपनी 6 इच्छाओं के असंख्य विचारों की कला का प्रयोग किया। जैसा कि अपेक्षित था, कुई बैंग और सन जिंग दोनों ही यहाँ तैयार होकर आए थे। उनकी गवाही एक दूसरे से मेल खाती है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि दुकान के मालिक ने उन दोनों को एक साथ देखा था। यह मुश्किल होने वाला है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जिया हाओ ने खड़े होते ही सिर हिलाया। मजिस्ट्रेट कहे, क्या मैं अपनी क्षमता का थोड़ा सा प्रयोग कर सकता हूँ? कई युनहाई ने देखा कि यह जिया हाओ है और स्वीकृति में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं। जब लोगों ने जिया हाओ को संदिग्धों की ओर जाते देखा तो वे भ्रमित हो गए। आखिरकार यहाँ मौजूद कई लोगों ने जिया हाओ को पहले कभी नहीं देखा। वह कौन है? क्या वह संदिग्धों से पूछताछ करने जा रहा है? लेकिन उनके पास इतना मजबूत बहाना है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। खरबूजे के बीज, मसालेदार खरबूजे के बीज, कोई खरीदना चाहता है? जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए सन जिंग के सामने खड़े हो गए। बिना कोई सवाल किए उन्होंने अपनी 6 इच्छाओं की असंख्य विचार कला का इस्तेमाल किया। सन जिंग को उत्तेजित करने की कोशिश की। सन जिंग, क्या ये सच है? जिया हाओ ने ठंडी आवाज में कहा। इस बारे में क्या तुमने अपने ससुराल वालों को मार डाला? अगर तुम स्वीकार कर लो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। सन जिंग का शरीर कांप उठा क्योंकि उसे लगा कि उसकी भावनाएं बाहर निकल रही हैं। हालांकि उसने अपने दांत पीस लिए। नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। उफ, मेरा सिर, ऐसा लगता है। नहीं, ये बहुत अजीब लगता है। जिया हाओ को पता था केन हैरान रह गया जब उसने देखा कि सन जिंग उसके सम्मोहन के खिलाफ लड़ रहा है। वह एक गहन जागृति क्षेत्र मार्शल कलाकार नहीं है। फिर भी वह मेरे हल्के सम्मोहन के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। शायद इसलिए क्योंकि यूनलान महाद्वीप के लोग प्राकृतिक ऊर्जा की उपस्थिति के कारण आमतौर पर मुख्य दुनिया से अधिक शक्तिशाली हैं। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं सन जिंग को पागल किए बिना अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। और अगर वह ऐसी स्थिति में बात करता है, तो लोग सोचेंगे कि जेल के गार्ड ने उसे कबूल करवाने के लिए प्रताड़ित किया है। चूंकि आसान तरीका अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए जिया हाओ ने कठिन रास्ता चुना। ठीक है, चूंकि तुम ऐसा कहते हो, चलो मान लेते हैं कि तुम अपराधी नहीं हो, ठीक है। जिया हाओ ने सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और सन जिंग के कंधे को थपथपाया। तुमने कहा कि तुमने कुई बैंग के साथ शराब पी थी, है न? वह कौन सी शराब थी? नियमित पीले चावल की शराब, सन जिंग ने जवाब दिया। क्या तुम नियमित शराब पीते हो? नियमित रूप से नहीं, लेकिन अक्सर। क्या तुमने शराब के साथ कुछ खाया? हाँ, तली हुई नमकीन मछली। क्या तुम अपने घर में भी नमकीन मछली खाते हो? क्या तुम्हारी पत्नी इसे पकाती है? कभी कभी। सुन जिंग अवाक रह गई। ये सोचने में असमर्थ थी कि जिया हाओ ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। तुम मछली कहाँ से खरीदते हो? ओल्ड लिम्प की दुकान से। क्या वह तुम्हारा अच्छा दोस्त है? वह मुझे जानता है। क्या तुम्हें उसकी दुकान से छूट मिलती है? थोड़ी बहुत। तो तुम्हें लगता है कि तुम उससे सहजता से बात कर सकते हो? बिल्कुल। तो क्या ओल्ड लिम्प जानता है कि तुमने मिस्टर और मिसेज चू को मार दिया है? नहीं, वह कैसे जान सकता है? सुन जियांग के हाव भाव तुरंत बदल गए। मेरा मतलब है, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन उसे शायद खबर नहीं मिली होगी। हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जिया हाओ हल्के से हंसी। हालांकि सुन जिंग की जुबान फिसलने से सभी की सांसें थम गईं। ठीक है, मधुशाला मालिक, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि उन्होंने एक निजी कक्ष बुक किया है। हाँ, उन्होंने किया था। उन्होंने कितने बर्तन शराब मंगवाए? 5 से ज्यादा। तुमने उन्हें डिलीवर किया? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। अगर ऐसा है, तो क्या तुम कक्ष में गए थे या उनमें से कोई बाहर से शराब लेकर आया था? यह मधुशाला मालिक हैरान था। अब तुम कहते हो।
ये कुई बांग था जिसने शराब लाई थी। यह इसलिए था क्योंकि सन जिंग थोड़ा जल्दी नशे में आ जाता है। कुई बांग ने जल्दी से कहा। तो मैंने बर्तन इसलिए मंगवाए क्योंकि सन जिंग के हाथ फिसल सकते थे और वे टूट सकते थे। ठीक है। तो मधुशाला मालिक ने यह नहीं देखा कि सन जिंग वास्तव में कक्ष के अंदर था या नहीं। इसलिए संभावना है कि कुई बांग को साथी बनाकर सन जिंग भाग गया हो और चू परिवार के जोड़े को मार डाला हो और मधुशाला में वापस आ गया हो। नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं कुई बांग के साथ मधुशाला में था। सन जिंग ने तोते की तरह रटना शुरू कर दिया। तो कुई बांग ने तुम्हें आमंत्रित किया या तुम बस सड़क पर मिले? हम शाम को सड़क पर मिले थे। हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से मिले थे, इसलिए उसने मुझे पीने के लिए आमंत्रित किया। सन जिंग, तुम सबके सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। जिया हाओ चिल्लाया। तो बताओ, उस दिन सुबह उठते ही तुमने क्या किया? मैं अपने काम के लिए बाहर गया था। और रात में अपनी पत्नी से बात करने के बाद मैं कुई बांग के साथ शराब पीने के लिए शराब खाने गया था। सन जिंग पहले से ही पसीने से तर था। फिर से झूठ बोल रहे हो। जिया हाओ ने अपनी आवाज ऊंची की। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने उस समय क्या किया था? मेरे मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। मैं उस शराब खाने में गया था। फिर कुई बांग और मैंने खूब बातें की और खूब शराब पी। कमीने, मैं पूछ रहा हूँ कि चू परिवार के जोड़े को मारने से पहले तुमने क्या किया था? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने कुई बैंग से बात की। सन जिन के हाव भाव बदल गए और उसने बीच में ही रुककर अपनी जीभ काट ली। जिया हाओ की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने फिर से सन जिंग के कंधे पर थपथपाया। हालांकि हर थपकी सन जिंग को और भी ठंडी लग रही थी। सन जिंग, तुमने अभी कहा था कि तुम और कुई बैंग कुछ समय से एक दूसरे से नहीं मिले हो, है ना? हे, क्या तुम आखिरकार स्तब्ध हो गए हो? जिया हाओ की आवाज ने सन जिंग को कांपने पर मजबूर कर दिया और वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। जरूर। जिया हाओ सन जिंग को सम्मोहित करने और उसे अपना अपराध स्वीकार करने देने के लिए इच्छा क्यूई की अत्यधिक मात्रा का उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि वह विभिन्न प्रश्नों से अभिभूत हो सकता है। प्रत्येक प्रश्न में इच्छा क्यूई से थोड़ा डर और अपराध बोध होता है। जैसे नमी धीरे धीरे बूंदों में और बूंदें धीरे धीरे धाराओं में बदल जाती हैं, वैसे ही जिया हाओ की विधि ने सन जिंग के मन में धीरे धीरे संदेह और भय के बीज बो दिए। और अब ये पूरी तरह से टूट गया। कुई बैंग, सन जिंग, मुझे लगता है कि तुम रात को सो नहीं सकते, है न? जिया हाओ ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत पीले और मुरझाए हुए लग रहे हो। शायद मिस्टर चू हर रात तुमसे मिलने आते हैं। पश्चाताप करो और तुम जा सकोगे। अन्यथा, मैं ऐसे बहुत से मामले जानता हूं जहां भूखे भूतों ने मनुष्यों की ऊर्जा को खत्म कर दिया है। सन जिंग, अपना पाप स्वीकार करो। स्वर्ग और पाताल लोग तुम्हारे पाप को देख रहे हैं। मैंने किया। एक धमाके के साथ सन जिंग अपने घुटनों पर गिर गया, हिंसक रूप से कांप रहा था। यह मैं था। मैंने उन्हें मार डाला। लानत है। वे पहले से ही इतने बूढ़े हो गए हैं। वे अपने पैसे से अलग क्यों नहीं हो सकते? मैं सिर्फ 20,000 ट्याज सोना उधार लेना चाहता था। वे कैसे मना कर सकते थे? तो मैंने ये किया। भीड़ चुप हो गई। अधिकारी की आंखें चौड़ी हो गईं, और कई यूनहाई भी उत्साह से अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, सभी ने गवाही सुनी। इसलिए मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। जिया हाओ पलटा और हॉल से बाहर चला गया। जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, अच्छे लोग भी विस्फोट को पीछे मत देखो। पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। भगवान, मैंने क्या देखा है? उसने इतनी आसानी से उनसे कबूल करवा लिया। कितना चालाक युवक है। क्या अधिकारियों में उसके जैसा कोई है? तुम्हें नहीं पता, वह मजिस्ट्रेट कय का दामाद है। क्या? असली? कय यूनहाई ने हल्की खांसी की, जिससे सभी चुप हो गए। सन जिंग, तुमने पितृभक्ति का उल्लंघन किया और क्रोध और ईर्ष्या के कारण 2 मनुष्यों को मार डाला। तुम्हारा सिर काटकर मार दिया जाएगा। इस बीच कुई बैंग, तुमने हत्या में सन जिंग की मदद की और जानबूझकर उसकी मदद करने की कोशिश की, जिससे न्याय के काम में बाधा उत्पन्न हुई। इसलिए तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा और तुम्हें दक्षिण दिशा में 1000 मील दूर भेज दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट कय, अमर रहें। महामहिम सम्राट, अमर रहें। जैसे ही जिया हाओ अपने कमरे में लौटा, वह कई चीजों पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाया। एज्योर्सी स्टार में लोगों की आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति बहुत कम है। इसलिए 6 इच्छाएं असंख्य विचार कला बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। हालांकि यूनलान महाद्वीप में सामान्य लोगों की आध्यात्मिकता भी अधिक है। इसलिए
उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में इच्छा की आवश्यकता होती है। उत्सुकता से उसने चमत्कार के बर्तन में देखा, 4 दिशात्मक कर्म भार को देखा। यह एक खड़े पारंपरिक भार की तरह था, लेकिन उनमें से 2 एक में विलीन हो गए थे। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में कुल 4 भार प्लेट हैं। 2 प्लेटों में सफेद पंख थे। एक पंख के विपरीत जिया हाओ की मूर्ति थी, जिसमें उसने आधुनिक कपड़े पहने थे, और दूसरे पंख के विपरीत जिया हाओ की मूर्ति भी थी, लेकिन यहाँ उसने प्राचीन कपड़े पहने थे, जैसे वह अभी पहने हुए हैं। पंख दुनिया के नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक मूर्ति एज्योरसी प्लेनेट में मेरी उपस्थिति को दर्शाती है, जबकि प्राचीन कपड़ों में मैं यूनलान महाद्वीप में हूँ। लेकिन दुनिया के नियम क्या हैं? जिया हाओ को लगा कि वह बुनियादी पैटर्न देख सकता है। उदाहरण के लिए, यूनलान महाद्वीप आध्यात्मिक ऊर्जा और अजीब राक्षसों की भूमि है। यह एक प्राचीन दुनिया है जो शहरीकरण के मार्ग से भटक गई है। इसलिए अगर जिया हाओ अचानक एज्योरसी वर्ल्ड से रॉकेट लॉन्चर निकालता है और यहाँ गड़बड़ करता है, तो वह यूनलान महाद्वीप के विश्व कानून द्वारा लक्षित हो जाएगा। इसी तरह एज्योरसी वर्ल्ड एक शहरी दुनिया है, जिसमें तकनीकी और शहरी सभ्यता है। अगर लॉन्ग मिंग अपनी आंतरिक क्यूई और अन्य जैसी भारी मात्रा में शक्ति का उपयोग करता है, तो वह एज्योरसी वर्ल्ड के विश्व कानून द्वारा देखा जाएगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ स्क्रिप्ट है जो खेल में देखी गई समान है। इसलिए उन्हें स्क्रिप्ट का पालन करने और उन्हें बदलने के लिए क्रूर बल का उपयोग करने के बजाय उन्हें पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। लेकिन इस संबंध में यूनलान महाद्वीप का कानून ढीला है। किसी आधुनिक हथियार के बिना भी मैं अलौकिक शक्ति का उपयोग करके किसी को भी मार सकता हूं और कुछ भी कर सकता हूं। उसने देखा कि एज्योरसी वर्ल्ड का संतुलन वजन पूरी तरह से संतुलित था। जहां तक यूनलान महाद्वीप की बात है, पंख का वजन थोड़ा ज्यादा है। कोई बात नहीं, मुझे संतुलन बनाए रखना है, जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। जब वह आराम करने या साधना करने के बारे में सोच रहा था, तो एक नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया। युवा भगवान जिया, क्या तुम अंदर हो? क्या हुआ? जिया हाओ उलझन में थी। अंदर आओ। युवा भगवान, एक महिला आपसे मिलना चाहती है। वह कई परिवार की संपत्ति के बाहर खड़ी है। उसने कहा कि वह फीनिक्स क्लाउड पवेलियन से है। जिया हाओ एक पल के लिए उलझन में था, फिर उसका चेहरा बदल गया। भाड़ में जाओ, मैं उसके बारे में कैसे भूल गया। वह उस महिला को खोजने की कोशिश करते हुए बाहर भागा। तुम जू चेनलान की परिचारिका हो? नहीं। जिया हाओ ने उसे पहचान लिया, थोड़ी चिंता के साथ उसे देखते हुए। क्या वह ठीक है? युवा मास्टर जिया, लेडी जू इस समय शहर के बाजार में है। उसे आश्चर्य है कि क्या युवा मास्टर अपनी उपपत्नी को उससे मिलने का मौका देने के लिए स्वतंत्र है। क्या उसने यही कहा, या तुम बस थोड़ा मक्खन मिला रहे हो? ये सुनते ही जिया हाओ के होंठ फड़क उठे। ये कुछ ऐसा था जो लेडी जू ने कहा था। मैंने कुछ नहीं मिलाया, युवा मास्टर। नौकरानी ने जवाब देने से पहले अपने होंठ सिकुड़े। ठीक है, आगे चलो, मैं जाकर देखूंगी। बहुत अच्छा, युवा मास्टर। कृपया मेरे पीछे आओ। इस बीच कई इक्सू अपने कमरे में थी, दुकानों के दस्तावेज देख रही थी। उस समय मिनमिन भागता हुआ आया। युवा स्वामी, उसने वास्तव में हत्या का मामला सुलझा लिया क्या? कई इक्सू हैरान स्वर में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। मैं सच कह रहा हूँ। उसने अपराधी से अपना पाप कबूल करवाया। उसने इतनी तेजी से काम किया, मानो बिजली की तरह न्याय कर रहा हो। मिनमिन की आंखें चमक उठी, और जिस तरह से वह चला गया, ये बहुत अद्भुत था। कई इक्सू खुद को चकित होने से नहीं रोक पाई। उसने सन जिंग की केस फाइल भी देखी। हालांकि उसका बहाना बहुत मजबूत था, जिससे उसे लगा कि सन जिंग अपराधी नहीं हो सकता। लेकिन जिया हाओ ने न केवल उनके सही बहाने को तोड़ा, बल्कि उसने मौके पर ही उससे कबूलनामा भी करवा लिया। कई इक्सू उसकी क्षमता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाई। मैं समझती हूँ, मुझे भी संदेह था कि कुई बैंग और सन जिंग हत्यारे हैं। हालांकि उनके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन उसने वास्तव में अपने तर्क का इस्तेमाल सन जिंग को लड़खड़ाने और उसे दोषी ठहराने के लिए किया। जवाबों में कुछ नया नहीं था, जिससे उसका झूठ उजागर हो गया। सिया इक्सू ने बड़बड़ाया। हाँ, क्या लिंगजी ने नहीं कहा कि जिया हाओ घायल लग रहा था और उसकी याददाश्त चली गई थी? वह कैसे एडजस्ट कर सकता है इतनी अच्छी तरह से? हे, यंग लॉर्ड बहुत रहस्यमय है। मिनमिन ने अपने होंठ सिकुड़े। जब तक वह कहता है कि वह ये कर सकता है, वह इसे पूरी तरह से करेगा। तो चलो, मुझे उससे इस बारे में बात करनी है। कई इक्सू उठी और मिनमिन के साथ जिया हाओ के कमरे में चली गई। जिया हाओ यहाँ नहीं है।
कई यिक्सु को आश्चर्य हुआ जब उसने नौकरानी की आवाज सुनी। तुम कह रहे हो कि फीनिक्स क्लाउड पवेलियन की एक महिला ने उसे बाहर बुलाया था। मिनमिन नाराज हो गई और उसने फिर से पूछा, क्या वह सुंदर थी? क्या वह वेश्या थी? नहीं, सिस्टर मिन, वह नौकरानी जैसी लग रही थी। हालांकि उसके पहनावे को देखते हुए नौकरानी के रूप में उसका दर्जा बहुत ऊंचा होना चाहिए। फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में एक उच्च पदस्थ महिला की नौकरानी। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। कई यिक्सु ने समझने से पहले एक पल सोचा, क्या ये डॉट डॉट जू चेनलान हो सकता है? लानत है, वह छोटी सी दुष्ट। मिनमिन अपने दांत भींचने से खुद को नहीं रोक पाई। युवा मिस, क्या हमें जाना चाहिए? और डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। छोड़ो, मुझे अभी भी जिया हाओ पर थोड़ा भरोसा है। कई यिक्सु ने जवाब दिया, उसे वापस आकर मुझे समझाने दो। इस बीच जब जिया हाओ बाजार क्षेत्र में पहुंची तो नौकरानी उसे एक छोटे से रेस्तरां में ले गई। जिया हाओ अंदर चली गई और एक परिचित व्यक्ति को देखा। वह कोई और नहीं बल्कि दिव्य मार्शल हॉल के पर्यवेक्षक वू किंगशु थे। हाँ हाँ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, बेटा। वू किंगशु ने जिया हाओ को देखा और मुस्कुराई। आओ, यहाँ बैठो। मुझे लगा कि यह जू चेनलान है। जिया हाओ एक पल के लिए भ्रमित हो गई, फिर उसने सिर हिलाया। वू किंगशु के सामने बैठी। आपकी बदौलत हम शेन परिवार द्वारा गुप्त रूप से हिरासत में लिए गए जू परिवार के भगोड़े को खोजने में कामयाब रहे। वू किंगशु ने ठहाका लगाया। जब मैं उसे शाही राजधानी वापस ले जा रही थी तो किसी ने कैदी से मिलने का अनुरोध किया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं आपको केवल आधा अगरबत्ती का समय दूंगी, उसके बाद हम चले जाएंगे। जिया हाओ को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। आह, शेन परिवार ने जू चेनलान के भाई को हिरासत में लिया। इस मौके का इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए किया। मैंने मूनलाइट रेपिस्ट को पकड़ने में मदद करने के बदले में वू किंगशु को टिप दी। सिर हिलाते हुए जिया हाओ ऊपर चली गई और निजी कमरे में प्रवेश किया। बहन, मैं कितना बेवफा कमीना हूँ। कृपया मुझे जीने मत दो। बड़े भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? एक असहाय आदमी और एक युवती की सिसकियों के बीच की लड़ाई जिया हाओ के कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वह अंदर आया, जू चेनलान ने जिया हाओ को देखते हुए खुद को संभाला। स्वागत है, युवा मास्टर जिया। मुझे खुशी है कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जू चेनलान ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसकी आवाज हमेशा की तरह मधुर थी। यह मेरा बड़ा भाई जू चेंगन है। उसे शेन परिवार के चंगुल से बचाने के लिए धन्यवाद। जू चेंगन चुपचाप बैठा रहा, जिया हाओ को एक जटिल भाव से देखता रहा। शायद उसे पता था कि जू चेनलान ने जिया हाओ को भागने देने के लिए उसके साथ किस तरह का सौदा किया था। तो क्या गुस्सा इसलिए कि मैंने तुम्हारी बहन को चोदा? जिया हाओ ने खतरा न बनने का फैसला किया और अपने शब्दों को निगल लिया। लेकिन तुम्हारा क्या, चेनलान? जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। शेन परिवार का वह कमीना, वह वास्तव में मुझसे मिलने आया था। जू चेनलान ने सिर हिलाया। किसी चाल से, जब वह मुझसे बात कर रहा था तो उसने मेरे कमरे को अलग कर दिया। हालांकि जब उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैंने आपके द्वारा दिए गए खंजर और तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हालांकि मैंने केवल पहली चाल को सही तौर पर समझा, लेकिन उस खंजर से मैं उसकी उंगलियां काटने के लिए पर्याप्त था। मैं पहले से ही सतर्क था, और जब हंगामा हुआ तो फीनिक्स क्लाउड पवेलियन के गार्ड दौड़कर आए। शुक्र है मैं आपदा से बचने में कामयाब रहा। वह कमीना, एक दिन मैं उसे व्यक्तिगत रूप से मार डालूंगा। ये सुनकर उसके बड़े भाई ने अपने दांत पीस लिए। जू चेनलान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, बड़े भाई, आपको जो करने की जरूरत है वह जेल में जिंदा रहना है। मैंने लॉर्ड वू से बात कर ली है और उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। तो बस सुरक्षित रहो और सही समय का इंतजार करो, ठीक है? बहन, मैंने तुम्हें जो पेंडेंट दिया है उसे संभाल कर रखो। उसके बड़े भाई ने एक गंभीर स्वर में कहा। इससे पहले कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए, पिताजी ने इसे मुझे दे दिया। और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शायद ये हमारे परिवार के दुर्भाग्य का कारण है, लेकिन पिताजी के अनुसार ये हमें भी बचा सकता है। इसलिए तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए। ये कहने के बाद वह पीछे मुड़ा और गहरी निगाह से जिया हाओ को देखने लगा। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बहन के साथ किस तरह का सौदा किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोगों के बारे में उसका फैसला कभी गलत नहीं होता। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जीजा जी। मैं चेनलान का ख्याल रखूंगा। क्या क्या, जीजा जी? जू चेंगन के हाव भाव बदल गए। क्या, कैसे? इसका क्या मतलब है? भाई, बस अब छोड़ो। जू चेनलान अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई जब उसने जिया हाओ को जू चेंगन को चिढ़ाते हुए देखा। और आप भी
यंग मास्टर जिया, आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। क्यों? मुझे ये पसंद है। उफ, ठीक है, समय समाप्त हो गया। जिया हाओ ने मुड़कर वू किंगशू को देखा। सिर हिलाते हुए जू चेंगन उसके पास चला गया। बड़े भाई, रो मत, चेनलान, नहीं तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। जू चेनलान की नम आंखों को देखने में असमर्थ, जू चेनलान ने कहा। जब वे चले गए, तो जिया हाओ ने पीछे मुड़कर देखा और जू चेनलान को एक आह भरते हुए देखा। चिंता मत करो, चेनलान। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम अपने माता पिता और भाई को बचा पाओगे। मुझे ऐसा लगता है, यंग मास्टर जिया, जू चेनलान बोला। इसलिए, मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद दूं। ये कहते हुए, मुझे आशा है कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। और अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना न भूलें। मैं करूंगा, यंग मास्टर। बहुत अच्छा, क्या मैं? नहीं, जू चेनलान के होठों पर मुस्कान आ गई जब वह मुड़ी। यहाँ मेरा काम पूरा हो गया है, यंग लॉर्ड। मुझे फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में वापस लौटना है। हालांकि, जाने से पहले, कृपया इसे ले लो। जिया हाओ आश्चर्यचकित था जब जू चेनलान ने उसे पेंडेंट दिया। तुम यह मुझे क्यों दे रहे हो? यह ऐसी चीज है जिसे तुम्हें सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसे सुरक्षित नहीं रख सकता, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। जू चेनलान ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में कोई मोल है या नहीं, इसलिए मैं यह आइटम केवल आपको सौंप सकता हूँ। ये कहते हुए, मुझे भी इस पेंडेंट का रहस्य नहीं पता। अगर यंग लॉर्ड मुझे ढूंढ लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वे मुझे मेरे परिवार का सम्मान वापस पाने में मदद करेंगे। जिया हाओ ने पेंडेंट को पकड़ते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो, मैं विदा लेता हूँ, यंग लॉर्ड। जू चेनलान जाने के लिए मुड़ी। इसके अलावा, कई इक्सू जैसी पत्नी होने के कारण, मेरा मानना है कि यंग मास्टर को फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में अक्सर आने की जरूरत नहीं है। क्या क्या? ये सुनकर जिया हाओ अवाक रह गया। क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? हे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास अक्सर आऊं या बिल्कुल ना आऊं? तुम इतने जटिल क्यों हो? जिया हाओ ने आह भरी और पेंडेंट को अपने बर्तन में फेंक दिया। जैसे ही वह कई परिवार की संपत्ति में वापस लौटा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वापस स्वागत है, पति। पत्नी। कई यिक्सू की मुस्कान देखकर जिया हाओ का चेहरा मुस्कुरा उठा। तो, आपकी यात्रा कैसी रही? मुझे उम्मीद है कि फीनिक्स क्लाउड पवेलियन की महिला ने आपको खुश किया होगा। पत्नी, ऐसा नहीं हुआ। जिया हाओ ने जल्दी से जवाब दिया। मेरी बात सुनो। नहीं, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता। क्या मैंने आपको दूसरी महिलाओं का पीछा करने की अनुमति नहीं दी थी? जाओ, आगे बढ़ो और करो। लेकिन, क्या आपने नहीं कहा था कि आप उस पर भरोसा करती हैं और सुनना चाहती हैं कि वह क्या कहना चाहता है? मिनमिन ने ये कहने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने अपने शब्द निगल लिए। जब शाम हुई, तो सिया युनहाई ने जिया हाओ से मिलने के लिए कहा। मुझे ये स्वीकार करना होगा, आपका दिमाग बहुत तेज है। कई युनहाई खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। ससुर मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। जिया हाओ ने झुकते हुए हल्के से मुस्कुराया। मेरी शराब कहाँ है? मैंने पहले ही आपकी तारीफ की है, क्या आपको नहीं मिलनी चाहिए? जिया हाओ चुप रह गई। ससुर जी, मेरे पास इस समय शराब नहीं है। क्या? कई युनहाई हताशा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाई। हाँ, मैं इसका इंतजार कर रही थी, फिर भी आप। वैसे भी, मुझे खुशी है कि आपने आज मेरी मदद की। आपकी बदौलत, मेरा बोझ काफी कम हो गया। और, ब्लैक बियर गैंग ने भी अपनी गलती स्वीकार की। लेकिन कुछ कारणों से, हम इस पर ज्यादा हंगामा नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि आप एक खाद्य व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। क्या आप निश्चित हैं? बेशक, ससुर जी, मुझे लगता है कि यह हमारी आय का एक अच्छा स्रोत होगा। जिया हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आखिरकार, जो चीजें हम दे सकते हैं, वो दूसरी चीजें नहीं दे सकती। तो फिर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कई युनहाई ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं मजिस्ट्रेट क्यों बना? जिया हाओ ने अपना सिर झुकाया, कई युनहाई को असमंजस से देखा। अच्छा, मैं ज्यादा कुछ नहीं समझ पाया। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट का पद सिटी लॉर्ड के नियंत्रण में होना चाहिए, है न? कई युनहाई ने थोड़ा हंसते हुए कहा। लेकिन तुम देखो, शाही परिवार ने इस नियम को तोड़ दिया और मुझे मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, जिससे मैं सु परिवार के विरुद्ध एक विरोधी शक्ति बन गया। शाही परिवार सु परिवार की शक्ति को कम करना चाहता है। जिया हाओ ने मामले की जड़ को समझ लिया। केवल सु परिवार ही नहीं, बल्कि हमारा भी। बस महामहिम ने अच्छा खेला। कई युनहाई ने आह भरी।
उन्होंने हमारी सैन्य शक्ति को कम करने के लिए हमारी सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी का एक हिस्सा ले लिया और हमारे यहाँ होने से हम सुपरिवार को नियंत्रण में रख सकते हैं, क्योंकि सुपरिवार प्रांत के गवर्नर की रीढ़ की हड्डी में से एक है। गवर्नर का परिवार 100 साल से भी ज्यादा समय से प्रांत पर शासन कर रहा है, जिससे उन्हें काफी हद तक शक्ति मिल गई है, और यह भी कि वे झेनहाई राजा के समर्थक भी हैं। अब वह कौन है? वह वर्तमान सम्राट के दादा की बहन का बेटा है। उसने बच्चे को बहुत देर से गर्भ में धारण किया, जिससे वह वर्तमान सम्राट से सिर्फ 10 साल बड़ा है। और यह भी कि उसने अपने शुरुआती दिनों में उत्तरी खानाबदोशों और राक्षस जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें ग्रेट यान किंगडम से खदेड़ दिया और प्रसिद्धि हासिल की। हालांकि पिछले सम्राट ने उसे सिंहासन पर चढ़ने नहीं दिया, लेकिन अपनी शक्ति के साथ झेनहाई राजा ने अपनी उपाधि प्राप्त करने और अपना गुट बनाने में कामयाबी हासिल की, जो सम्राट के गुट से सिर्फ नीचे है। कोई ऐसा व्यक्ति जो महामहिम की अप्रतिबंधित शक्ति को संतुलित कर सके। हालांकि झेनहाई राजा सही समय पर विद्रोह भी कर सकता है, जिससे मुख्य परिवार गिर सकता है। जिया हाओ ने एक मोटा अनुमान लगाया। तो सम्राट झेनहाई राजा की शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहा है। आप सही कह रहे हैं। कै युनहाई ने सिर हिलाया। हाल के दिनों में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। विभिन्न परिवारों और संप्रदायों के बीच परेशानियां, अंधेरे राक्षसों का उदय, लोगों द्वारा षड्यंत्र रचना, ये वास्तव में एक अराजक समय है। इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए, जिया हाओ, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो महामहिम के सीधे आदेश के तहत सैन्य परिवार के रूप में हम पहले जले हुए को सहन करेंगे। तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, ससुर? जिया हाओ ने जिज्ञासा से पूछा। मैं एक बार फिर अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के बारे में सोच रहा हूँ, और इस बार आपने मुझे जो सौसेना युद्ध गठन तकनीक दी है, उसका उपयोग करके। ससुर बुद्धिमान हैं। जिया हाओ ने सिर हिलाया। मुसीबत के समय में केवल ताकत ही हमारी मदद कर सकती है, इसलिए यह अच्छा है अगर हम अपने परिवार की शक्ति बढ़ा सकें। 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक बात करने के बाद जिया हाओ ने कै युनहाई को कुछ सलाह दी। कै युनहाई भी जिया हाओ के सरल विचारों को सुनकर उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। जिया हाओ ने उस पर अपने ऋषि की दिव्य आंखों का उपयोग करने से पहले एक पल के लिए सोचा, लेकिन इस बार वह अपने दिल को ठंडा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। हाल ही में भविष्य की बात, 3 महीने बाद कै युनहाई राक्षस ज्वार के कारण अंधेरे जंगल में अपनी सेना के साथ नष्ट हो जाएगा। ससुर, राक्षस ज्वार क्या है? जिया हाओ ने अचानक कै युनहाई को देखते हुए पूछा। राक्षस ज्वार? कै युनहाई को आश्चर्य हुआ। अच्छा, मुझे ये सुने हुए काफी समय हो गया है। आखिरकार आखिरी राक्षस ज्वार 5 साल पहले दूसरे शहर में हुआ था। ये बस इतना ही है। अंधेरे धुंध से बड़ी संख्या में अंधेरे राक्षस बाहर निकलते हैं, आम लोगों को मारते और खाते हैं। जितना अधिक वे खाते हैं, उतने ही शक्तिशाली होते जाते हैं। हालांकि ग्रेट यान किंगडम द्वारा उनके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से यह बहुत कम हो गया, जिससे अंधेरे जंगल और उसके राक्षसों में कमी आई। अंधेरे राक्षसों से भरी एकमात्र जगहें वैसे भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। तो फिर नानहाई शहर के बारे में क्या? जिया हाओ ने फिर पूछा। क्या ये सुरक्षित है? बेशक। कै युनहाई ने जिया हाओ को अजीब तरह से देखा। ट्विस्टेड डार्क फॉरेस्ट नानहाई पर्वत श्रृंखला द्वारा बंद है। यहाँ तक कि अगर राक्षस ज्वार दिखाई देता है तो हम इसे समय से पहले ही जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साहसी और शिकारी ट्विस्टेड डार्क फॉरेस्ट में जाते हैं। इसलिए अंधेरे राक्षसों की मात्रा नियंत्रण में रहती है। लानत है। तो 3 महीने में क्या होने वाला है? राक्षस ज्वार को भड़काने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं, मुझे अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर उसके उन्नत ऋषि की दिव्य आंखें नहीं होती तो जिया हाओ को पता नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। वर्तमान में कै युनहाई कै परिवार का स्तंभ है। उसका भाई वर्तमान में उत्तरी सीमाओं की रखवाली कर रहा है। अगर कै युनहाई को कुछ हो गया तो जनरल कै यान के उत्तरी सीमा से लौटने से पहले ही कै परिवार बिखर जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करूं, मुझे जितनी जानकारी जुटानी है, जुटा लेनी चाहिए। भविष्य का पूरा परिदृश्य जानने के बाद ही मैं इस आपदा को रोक पाऊंगा। ससुर जी, तो मैं विदा लेता हूँ। जिया हाओ ने मुड़कर देखा और चला गया। हालांकि उसका मन अभी भी उथल पुथल में था। उसने ओल्ड यांग और कै युनहाई के कुछ अधीनस्थों की तलाश की। निश्चित रूप से उसने सभी के हाल के भविष्य बिंदु देखे और उन सभी ने 3 महीने बाद राक्षस ज्वार की घटना दिखाई। एक आह के साथ जिया हाओ ने अपने दिमाग को समायोजित किया और अपने कमरे में वापस आ गया। एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर वह विभिन्न चीजों के बारे में सोच रहा था। ठीक है,
अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? हथियार और कवच, उपचार और विश्रण के लिए दवाइयाँ, तकनीक और ताकत। सिर्फ 3 महीनों में सब कुछ व्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं, शायद ऐसा न हो, क्योंकि मेरे पास चमत्कार का बर्तन है। जिया हाउ ने चमत्कार के बर्तन पर अपना ध्यान लगाने से पहले एक पल सोचा। वर्तमान परिशोधन, पहली परत समाप्त। अगली मरम्मत लागत, रक्त और आत्मा ऊर्जा 0/50 सहज क्षेत्र मास्टर्स। अराजकता ऊर्जा 70/300। चमत्कार अंक 1000। चमत्कार अंक क्या है? जिया हाउ ने नई चीज देखी और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। चमत्कारी अंक, जब तक होस्ट पॉट में ऊर्जा डालता है तब तक ये चमत्कारी अंकों में बदल जाएगा। चमत्कारी अंकों का उपयोग करके होस्ट ऐसी वस्तुएं बना सकता है जो पहले चमत्कारी पॉट द्वारा उसके नुस्खे का उपयोग करके बनाई गई हैं। दमिश्क चाकू, मिलेनियम कोल्ड आयरन जोड़ लाल शिरा चारकोल जोड़ 400। चमत्कारी अंक, पवित्र चमक मशाल, एक मशाल जोड़ एक उच्च श्रेणी का पवित्र प्रकाश पत्थर जोड़ चमकदार पवित्र वृक्ष की लकड़ी। निर्माण लागत 1000। चमत्कारी अंक, ऊर्जा पुनः प्राप्ति बार, एक डार्क चॉकलेट बार जोड़ 1 लीटर शुद्ध झरने का पानी जोड़ 500 वर्ष पुराने जिनसेन की 5 जड़ें जोड़ 800। चमत्कारी अंक, बढ़िया इरेजर, एक रबर इरेजर जोड़ 100 ml, डार्क सैपलिंग जूस जोड़ 50 ml, 2 पूंछ वाली छिपकली का मूत्र जोड़ 700। चमत्कारी अंक, जिया हाउ को एहसास हुआ कि यह सिस्टम के जादू फंक्शन का अपग्रेड था। इससे पहले उसने चीजों को मंत्रमुग्ध करने के लिए कैस एनर्जी का इस्तेमाल किया था। हालांकि जिया हाउ ने एज्योरसी वर्ल्ड से लाए गए आइटमों पर चमत्कार करने के लिए लगभग सारी कैस एनर्जी का इस्तेमाल किया, इसलिए उसके पास जादू का इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था। फंक्शन इसलिए क्योंकि वे जल्दी खर्च हो जाते हैं, लेकिन अब वह चमत्कारी पॉइंट्स का उपयोग करके वस्तुओं को मंत्रमुग्ध कर सकता है, जिससे उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। एक पल के लिए सोचते हुए जिया हाउ ने अपने पैरों को पार किया और अपनी गोल्डन अरहत वज्र बॉडी आर्ट्स का उपयोग करना शुरू कर दिया, अपनी आंतरिक ऊर्जा को चमत्कार के बर्तन में डालना। कुछ ही क्षणों में जिया हाउ को लगा कि वह पूरी तरह से थक गया है। थकावट ने उसे अपने वश में कर लिया है। स्क्रीन पर वापस देखते हुए जिया हाउ ने देखा कि चमत्कारी पॉइंट्स 1000 से 1100 हो गए हैं। मेरी पूरी ऊर्जा का पूल केवल 100 चमत्कारी पॉइंट्स है। जिया हाउ अवाक रह गया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे अपनी आंतरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में दिन के आधे से अधिक समय लगेगा। इसलिए चमत्कारी पॉइंट्स को ईंधन देने के लिए अपनी खुद की ऊर्जा का उपयोग करना बहुत कुशल नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि राक्षस कोर और प्राकृतिक ऊर्जा वाली चीजों का उपयोग करना भी काम करेगा। आखिरकार इस सुविधा के साथ मैं उन सभी ऊर्जा को चमत्कारी पॉइंट्स में बदल सकता हूँ। पैसा हर चीज का स्रोत है। जब तक मैं पैसे कमाता रहूंगा सब ठीक हो जाएगा, जिया हाउ ने मन ही मन सोचा। उसने पहले ही शेफ को रेसिपी और कई यिक्सू को मार्केटिंग रणनीति दे दी थी। कई यिक्सू की बुद्धिमत्ता से जिया हाउ जानती थी कि उसे किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल मुझे कुछ तैयार करने की जरूरत है। जिया हाउ उठी और मिनमिन को कुछ निर्देश देने के लिए बुलाया। जल्द ही सुगंधित दवा मंडप के फार्मासिस्ट मो जिया हाउ से मिलने के लिए कई परिवार की संपत्ति पर आए। नमस्कार यंग लॉर्ड, क्या सब ठीक है? मैं ठीक हूँ एल्डर मो, कृपया बैठिए। जिया हाउ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मुझे किसी चीज के बारे में आपकी मदद चाहिए। मुझे जरूर बताएं यंग लॉर्ड। वायलेट स्मोक ग्रास, क्या आप जानते हैं कि इसके जहर से कैसे निपटना है? जिया हाउ ने पूछा। वायलेट स्मोक ग्रास, फार्मासिस्ट मो दंग रह गया। ये बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है। बिना प्रसंस्करण के ये जहर के रूप में कार्य करेगी। एक आधा कदम इनेट दायरे का स्वामी इसके जहर से प्रभावित है। क्या आपके पास उसे बचाने का कोई साधन है? क्या? फार्मासिस्ट मो चौंके बिना नहीं रह सका। ये संभव है, हालांकि हमें इसके लिए एक मजबूत एंटीटॉक्सिक दवा की आवश्यकता है। अन्यथा मुझे डर है कि मैं उनका इलाज नहीं कर सकता। तो कुछ समय के लिए दबाने के बारे में क्या ख्याल है? जिया हाउ ने शांत स्वर में कहा। 2 दिनों के भीतर जो आवश्यक है उसे तैयार करें। मैं चाहता हूं कि आप इलाज खोजने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। यदि आप नहीं कर सकते तो ऐसी तैयारी करें जो जहर को दबा दे। जिया हाउ को पहले से ही पता था कि सांग कियान वायलेट मिस्ट ग्रास से प्रभावित था, और लेई किंजू को मारने के बाद जिया हाउ को जहर का कोई इलाज नहीं मिला। इससे जिया हाउ चिंतित हो गया, जिससे उसने फार्मासिस्ट मो से परामर्श किया। आखिरकार उसे वायलेट स्मोक ग्रास के बारे में बेहतर पता होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए और एक शक्तिशाली मारक के साथ वापस आना चाहिए।
जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। चूंकि उसकी अराजकता ऊर्जा की सीमा पहले ही 300 अंक तक पहुंच चुकी है, इसलिए एक शक्तिशाली मारक गिराने की संभावना अधिक है। उसे बस एक सामान्य मारक या इसी तरह की चीज खरीदनी है और उसे यूनलान महाद्वीप में लाना है। आशा है कि मेरी किस्मत एक बार फिर चमकेगी, जिया हाओ ने बुदबुदाया। जैसा कि आप कहते हैं, यंग लॉर्ड, मैं ऐसी सामग्री पर अपनी नजर रखूंगा, फार्मासिस्ट मो ने उत्तर दिया। और जिया हाओ ने अचानक कुछ सोचा, जिससे उसके होंठ सिकुड़ गए। कुछ भी खरीदो जो जहर के इलाज के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, फार्मासिस्ट मो की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम चाहते हो कि मैं औषधीय जड़ी बूटियां जमा करूं? यहाँ 50,000 टेल सोना। अगर तुम चाहो तो मुझसे और मांग लो। लेकिन हाँ, जिया हाओ ने सिर हिलाया। उन सभी को जमा कर लो। फार्मासिस्ट मो उलझन में लौट आया। हालांकि वह जानता था कि जिया हाओ एक होशियार व्यक्ति है। शायद कुछ होने वाला है। जिया हाओ ने कुछ लिखने से पहले कुछ कागज और स्याही ब्रश लिया। जब उसने अपनी लिखावट देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। बुरा नहीं है, उस कमीने से मुझे जो सुलेख कौशल मिला है, वह वाकई काम कर रहा है। जिया हाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार वह पहले से ही अपनी खराब लिखावट से निराश हो रहा था। जितना अधिक वह लिखता, उतना ही उसका हाथ मुक्त होता, जिससे उसकी लिखावट चिकनी होती। चाय पीना और सुंदर सुलेख के साथ कोमल कविता लिखना, ये निश्चित रूप से इस युग के हर विद्वान का सपना है। और जिया हाओ भी इसका स्वाद लेना चाहता था। आह, अब मुझे याद आया। जिया हाओ ने जू चेनलान द्वारा दिए गए पेंडेंट को निकालने से पहले एक पल के लिए सोचा। यह एक सुंदर नीला क्रिस्टल था, जो चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ था। जिया हाओ ने पेंडेंट का निरीक्षण करने के लिए अपने ऋषि की दिव्य आंखों का उपयोग किया। राजकुमारी शुई लैंग का पेंडेंट, दयू देश की राजकुमारी शुई लैंग का पेंडेंट। यह उसके प्रेमी चू युआन के लिए प्यार का प्रतीक है। इसमें राजा जियांग के छिपे हुए खजाने का सुराग है। क्या छिपे हुए खजाने का सुराग? क्या यही वजह है कि जू परिवार को निशाना बनाया गया? जिया हाओ चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। पेंडेंट को इधर उधर घुमाने पर ये बीच में चमकीले नीले क्रिस्टल के अलावा बहुत ही साधारण लग रहा था। शायद ये सुरक्षित है क्योंकि कोई भी सुराग को नहीं समझ पा रहा है। जिया हाओ ने उत्साहित होकर संभावना के बारे में सोचा। लेकिन थोड़ी देर बाद वह कुछ खास नहीं देख पाया। अपने ऋषि की दिव्य आंखों का उपयोग करके क्रिस्टल को करीब से देखने पर उसके दिमाग के गियर घूम गए। ये क्रिस्टल खराब है। जिया हाओ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। वह कई दरारें देख सकता था क्रिस्टल में छेद, हालांकि वे बहुत अच्छे दिखते हैं। लेकिन फिर जब उसने उन्हें एक बार फिर देखा तो उसका भाव बदल गया। ब्रश को स्याही के पत्थर में डुबोते हुए जिया हाओ ने कागज पर दरारें पेंट की। उसने हर दरार, वक्र और छेद की पूरी तरह से नकल की। थोड़ी देर बाद उसने कागज को नए ज्ञान के साथ देखा। सुराग सुराग वास्तव में एक नक्शा है। जिया हाओ प्रशंसा से चौंक गए। जिस व्यक्ति ने पेंडेंट बनाया है, वह बहुत प्रतिभाशाली होना चाहिए। आखिरकार दरारें क्रिस्टल की सतह पर नहीं थी, इसलिए कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पाएगा। दरारें अंदर से खुदी हुई थी, इसलिए केवल शक्तिशाली दृष्टि और समझ वाले लोग ही इसे समझ सकते थे। वक्र, वे नदियों की तरह दिखते हैं, कीले पहाड़ों की तरह दिखती हैं। और ये छेद क्या हैं? क्या ये हो सकता है? वे शहर हैं। और यहाँ एक छोटे से तारे का निशान। ये वह जगह होगी जहाँ राजा जियांग का खजाना छिपा होगा। जिया हाओ ने ताली बजाई। ये जगह, ये शहर के बिल्कुल करीब है। क्या बकवास है, ऐसी जगह अभी भी खोजी नहीं गई है। जिया हाओ हैरान था। लेकिन उसके बाद उसे कुछ एहसास हुआ। जैसा कि कहावत है, सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह होती है। इसलिए कोई भी नहीं सोचेगा कि शहर के ठीक बाहर खजाना मौजूद हो सकता है। नहीं, चूंकि शेन परिवार अभी भी कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि खजाना अभी भी वहीं है। हे, अगर मैं इसे पा लेता हूँ। जिया हाओ ने पेंडेंट को नीचे रखते हुए एक गहरी सांस ली। तुम क्या कर रहे थे? आह, ये तुम हो, पत्नी? जिया हाओ मुस्कुराए। बस कुछ रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में, क्या तुम राजा जियांग के खजाने के बारे में कुछ जानते हो? तुमने इसके बारे में कहाँ सुना? कई यिक्सू ने अपनी भौहें उठाई। ये काफी पुरानी कहानी है, 200 साल पहले की। राजा जियांग दयू देश का राजा था, जो महान यान साम्राज्य के बाहर एक स्वतंत्र देश था। वह एक शक्तिशाली शासक था, साथ ही उसे मार्शल आर्ट में भी बहुत महारत हासिल थी। उसने कई युद्ध जीते और बहुत सारा धन इकट्ठा किया। लेकिन दयू देश में एक विद्रोह ने उसकी कब्र खोद दी। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने सभी खजाने को एक गुप्त स्थान पर ले जाया।
उसके बाद दयु देश महान यान साम्राज्य का एक जागीरदार बन गया। हालांकि राजा जियांग के खजाने का रहस्य अभी भी अज्ञात है। फिर राजकुमारी शुई लैंग और चेन युआन की कहानी के बारे में क्या? जिया हाओ ने उत्सुक स्वर में पूछा। यह कै यिक्सू की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम सच में सुनना चाहते हो? यह एक बहुत दुखद कहानी है। बेशक, मुझे कहानियों में दिलचस्पी है। ये सुंदर राजकुमारी शुई लैंग से शुरू होता है, जो दयू राजा की राजकुमारी है। वह बहुत सुंदर है, फूल की तरह नाजुक और पॉलिश किए हुए जैद की तरह सुंदर है। फिर भी वह एक वीर महिला थी, जो 30 साल की उम्र से पहले ही जन्मजात गुरु के दायरे में पहुंच गई थी। लेकिन वह एक ऐसे पुरुष की चाहत रखती थी, जो उसकी उपलब्धियों को नहीं, बल्कि सिर्फ उसे देखे। और फिर उसकी मुलाकात हीरो चू युआन से हुई। कै यिक्सू को उसकी बताई कहानी बहुत पसंद आई। चू युआन भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, हालांकि वह एक नीच संप्रदाय से आया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसे एक प्राचीन मार्शल आर्ट की विरासत मिली थी, या उसे संयोग से एक दिव्य अमृत मिला था। लेकिन वह एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बन गया, और आखिरकार दोनों में प्यार हो गया। लेकिन दयू के शापित राजा ने उन्हें मंजूर नहीं किया। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह लालची हो गया था, क्योंकि चू युआन को राजा जियांग का खजाना मिल गया था। हत्या के कई प्रयासों के बाद चू युआन की आखिरकार मृत्यु हो गई, जिससे शुई लैंग ने अपने जीवन की एकमात्र रोशनी खो दी, और उसे दयू राष्ट्र के राजा ने कैद कर लिया। ये बहुत दुखद कहानी थी, है न? कै यिक्सू अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं पाए। 2 सितारों से पार हुए प्रेमी आखिर में भी एक नहीं हो पाए। हाँ, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, जिया हाओ चौंक गया और फिर जल्दी से सिर हिलाया। वाकई बहुत दुखद कहानी है। मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ, तो मेरी पत्नी को ऐसी कहानी पसंद है। हाँ। कै यिक्सू को देखकर जिया हाओ खुश हो गया। वह वाकई अपने पूरे अनुभव के साथ कहानी सुना रही थी, जैसे उसने इसे अनगिनत बार पढ़ा हो। ये सब करीब 15 साल पहले हुआ था। मैं तब बहुत छोटी थी। सिर्फ 15 साल पहले। जिया हाओ चौंक गया। आखिरकार जन्मजात गुरु आसानी से 200 साल तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए 15 साल अपेक्षाकृत कम समय होता है। दिलचस्प। मुझे लगता है कि इस कहानी में कुछ विश्वसनीयता है। पत्नी, यह एक नक्शा है जो मुझे एक जगह से मिला है। क्या तुम इसे समझ सकती हो? जिया हाओ ने कै यिक्सू को देखा। आप नक्शा कहते हैं? कै यिक्सू चौंक गई। मुझे लगता है कि अंकल यांग ये कर सकते हैं। उन्होंने मेरे पिता के साथ बहुत सी जगहों की यात्रा की है। बूढ़े यांग, आप सही कह रहे हैं, वे ये कर सकते हैं। जिया हाओ ने स्वीकृति के साथ सिर हिलाया। चलो बताते हैं। आपको क्या लगता है कि राजा जियांग के खजाने में क्या है? बहुत सारा सोना और खजाना। जवाब देने से पहले सिया यिक्सू ने एक पल सोचा। और हाँ, वहाँ कुछ गुप्त अमृत भी हो सकते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ आंतरिक रोशनी कला की एक प्रति हो सकती है। यह एक प्राचीन आंतरिक ऊर्जा तकनीक है, जिसका अभ्यास अन्य तकनीकों के साथ किया जा सकता है। यह आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध और अधिक मजबूत बनाएगी। इसके अलावा यह अभ्यासकर्ता को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, 10,000 जहर और आत्म चिकित्सा क्षमताओं के लिए। अभी के लिए इस दुनिया में आंतरिक रोशनी कला के केवल 3 अभ्यासी हैं, और उनमें से केवल एक महान यान साम्राज्य में है। जिया हाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन एक ठंडी सांस ली। आंतरिक रोशनी विधि बहुत शक्तिशाली लगती है। राक्षस ज्वार की घटना के बाद मुझे जाकर राजा जियांग के खजाने की जांच करनी है। शायद मैं आंतरिक रोशनी विधि प्राप्त कर सकूं। जब कै यिक्सू और जिया हाओ इत्मीनान से बातें कर रहे थे, तो मिनमिन अचानक भागता हुआ आया। युवती, यह अच्छा नहीं है। मिनमिन, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? कै परिवार के तहत 10 महान गांव कुलपति के पास आए। कपास के खेतों और रेशम के कीड़ों की खेती में कुछ हुआ क्या? ये सुनकर कै यिक्सू की अभिव्यक्ति बदल गई। यह अच्छा नहीं है, मुझे जाकर देखना होगा। हाँ, अभी क्या हुआ? जिया हाओ ने कै यिक्सू के चेहरे पर चिंता भरी नजर देखकर भौहें सिकोड़ ली। उठकर वह भी उनके पीछे चला गया। 10 गांव कै परिवार के अधीन हैं, जो उनके खेतों में काम करते हैं और शाही परिवार के साथ मिलकर उन्हें कर देते हैं। किसान कै परिवार के लिए आय का एक बड़ा स्रोत हैं। इसलिए अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो कै परिवार की वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कै परिवार के आधे गांव अनाज उगाते हैं, और बाकी गांव क्रमशः रेशम और कपास का उत्पादन करते हैं। इसके बावजूद कपास और रेशम का उत्पादन काफी लाभदायक रहा, लेकिन वे रेशम और कपास को कच्चे माल के रूप में दूसरे व्यापारियों और परिवारों को बेचते हैं। कच्चे माल से होने वाला लाभ बहुत कम है, जब ये लोग उनसे बने उत्पादों को 5 गुना से ज्यादा कीमत पर बेचते हैं।
जिया हाओ हताशा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव के मुखिया बैठे हुए हैं और कई यिक्सु को स्थिति समझा रहे हैं। ठीक है, हमेशा की तरह वे शायद कहेंगे कि इस साल बारिश कम हुई है, इसलिए अनाज की ओलावृष्टि कम हुई है। फिर वे कई परिवार से कर कम करने के लिए कहेंगे। और जो उसने उम्मीद की थी वह वास्तव में कुछ हद तक सच थी। हालांकि कपास और रेशम किसानों के बीच एक बड़ी समस्या थी। युवती, नानहाई शहर के व्यापारी कपास और रेशम की कीमतें गिरा रहे हैं। एक ग्रामीण ने शिकायत की। ये कैसे संभव है? सिया यिक्सु अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकी। कपास और रेशम कीमती वस्तुएं रही हैं, खास तौर पर रेशम, जिसका उत्पादन इस साल अच्छा रहा। युवती, तुम सही कह रही हो, गांव के नेता ने सिर हिलाया। लेकिन समस्या यह है कि अगर कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं है तो हम सारे उत्पाद का क्या करेंगे? तुम्हारा क्या मतलब है? नेहू परिवार, शेन परिवार और सिल्कवुड चैम्बर्स ने हाथ मिला लिया है। एक बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठी बांधी और धीमी आवाज में बुदबुदाया। उन्हें उत्तर के रईसों और यहाँ तक कि शाही परिवार से भी बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने दूसरे प्रांतों से भी सामान इकट्ठा किया है, इसलिए वे कह रहे हैं कि उन्हें अब हमारे सामान की जरूरत नहीं है। क्या वे खरीद नहीं रहे हैं? कई यिक्सु ने आखिरकार समस्या की जड़ को समझ लिया। वे रेशम और कपास के मुख्य खरीदार हैं। अगर वे नहीं खरीदते हैं तो हमें नहीं पता कि इन चीजों को किसे बेचना है। इस साल रेशम का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। हमें उम्मीद थी कि हर किसान को 1000 से ज्यादा टैल सोना मिलेगा। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें 200 टैल भी नहीं मिलेंगे। युवती, हमने पहले ही कर्ज ले लिया है। अगर हम अपना रेशम और कपास नहीं बेच पाए तो यह विनाशकारी होगा। गांवों को इस समय पैसों की सख्त जरूरत है। हर कोई रेशम बेचकर पैसे की तलाश में है। मैं समझती हूँ। कई यिक्सु ने निराशा से अपना माथा रगड़ा। कृपया मुझे कुछ समय दें और मुख्य हॉल में प्रतीक्षा करें। मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। युवती, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी दुर्दशा को नजरअंदाज न करें। युवती, आप देवी का अवतार हैं। कृपया हमारे गांवों पर दया करें। युवती, अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हमारे बच्चे। मैंने कहा, रुको, बाहर। कई यिक्सु के ठंडे चेहरे को देखकर जिया हाओ कांप उठा। उसके ठंडे स्वर ने सभी को तुरंत चुप करा दिया। वे सभी जल्दी से झुके और पीछे हट गए। अरे, बीवी वाकई बहुत गुस्से में है। जिया हाओ मजाक करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। युवा मिस, मिनमिन, मेरे लिए चाय बनाओ और इसे वैसे लाओ जैसे मैं चाहता हूँ। हाँ, कई यिक्सु चुपचाप बैठा रहा, 1 इंच भी नहीं हिला। जिया हाओ उसे इस तरह देखकर बस हैरान रह गया। वह एक स्वर्गीय मूर्ति द्वारा खुद को उकेरी गई मूर्ति की तरह लग रही थी, बिल्कुल मनोरम। उसने धीरे से अपने चेरी होठों को चबाया और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जो बढ़ते गुस्से का संकेत था। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या मुझे कहना चाहिए? जिया हाओ ने अपने सामान्य हल्के फुल्के लहजे में कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए कुछ समय चाहिए। हम कई यिक्सु ने जिया हाओ की तरफ नहीं देखा। जल्द ही मिनमिन एक चायदानी और कप लेकर वापस आ गई। जैसे ही उसने चाय डाली, जिया हाओ को एहसास हुआ कि चाय गर्म नहीं थी और थोड़ी ठंडी हो गई थी। कई यिक्सु ने कप को पकड़ा और धीरे धीरे उसका स्वाद लेते हुए पिया। तुम्हें कुछ चाहिए? जरूर, जिया हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के मिनमिन को दूसरा कप आगे बढ़ाया। जब उसने चाय का स्वाद चखा तो वह मैं चुप हो गया। चाय गुनगुनी और अपेक्षाकृत मीठी थी। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी अपने गुस्से से निपटने के लिए मीठी चाय पीती होगी। कितना अजीब है। जिया हाओ खुद को थोड़ा हंसने से नहीं रोक पाई। तो इस बार न्यू परिवार के कमीनों ने क्या साजिश रची है? रेशम और कपास का मुनाफा 700,000 टैल सोने से ज्यादा है। और इस साल ये लगभग 1 मिलियन टैल सोना होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 1 मिलियन टैल सोना कितना होता है? ये हमारे शुरुआती बजट का लगभग 2/3 है। इसके बिना कई परिवार लगभग मर चुका है। तो तीनों गुटों ने कई परिवार को खत्म करने के लिए सेना में शामिल हो गए। जिया हाओ ने उसकी ओर देखा और पूछा। कई यिक्सु ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। वास्तव में ये सही है। चूंकि हमारे पास कोई कपड़ा कार्यशाला नहीं है, इसलिए कच्चा माल हमारे हाथों में मिट्टी के समान है। ये तो कहना ही क्या कि उन्हें हमारे प्रांत के बाहर कम समय में बेचना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या ये सच है कि न्यू परिवार, शेन परिवार और सिल्कवुड चैम्बर्स ने हाथ मिला लिया? जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। क्या उनके पास इतना माल है कि वे हमारा माल न खरीदें? ये संभव हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। मिनमिन ने अपना सिर हिलाया।
भले ही यह एक गलत अलार्म हो, लेकिन मेरा मानना है कि तीनों संघों ने अपना सारा पैसा एक साथ इकट्ठा कर लिया है, जो कई परिवार को कुचलने के लिए पर्याप्त है। आखिरकार, एक सैन्य परिवार की संपत्ति एक व्यापारी परिवार से बहुत कम है। हम तो भले ही वे हमसे न खरीदे, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर वे खरीदने जा रहे हैं, तो वे हमारे सामान को बहुत सस्ते दामों पर खरीदेंगे। जिया हाओ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। तो या तो कई परिवार को अपना सिर नीचा करके रेशम और कपास को मिट्टी के भाव बेचना होगा या उन्हें बेचना ही नहीं होगा। दोनों ही मामलों में कई परिवार हार जाएगा। और तो और हमें इस महीने ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में 1 मिलियन टेल सोना चुकाना होगा। मैं समझ गया। रुको, क्या? जिया हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। आप किस तरह के ऋण की बात कर रहे हैं? ठीक है, आप हमारे खजाने का दौरा कर चुके हैं, है न? जिया हाओ को देखते ही कई यिक्सू की मुस्कान कड़वी हो गई। आप वहाँ कितना सोना देखते हैं? ओह, अब आप बताइए। जिया हाओ अवाक रह गई। वास्तव में वहाँ कई आइटम हैं, लेकिन सोने की टेल बहुत कम है, लगभग 2 लाख टेल। आप नहीं हो सकते। जिया हाओ हकलाते हुए बोली। बस इतना ही। बस इतना ही, न ज्यादा, न कम। कई यिक्सू ने सिर हिलाया। जिया हाओ ये सुनकर अवाक रह गया। आखिर वह कई परिवार पर शक क्यों करेगा? उसने सोचा कि एक शक्तिशाली परिवार के रूप में उन्होंने अपना सोना किसी गुप्त स्थान पर संग्रहित किया होगा। आखिर क्या सभी अमीर लोग ऐसा नहीं करते? उनके पास बहुत अधिक नकदी नहीं है, लेकिन बहुत सारी संपत्तियां और निवेश हैं। वह कैसे जान सकता था कि कई परिवार के पास इतना ही पैसा है? भाड़ में जाओ, और मैं खुद 200,000 से अधिक टेल सोना हड़प रहा हूँ। क्या यह मुझे देशद्रोही नहीं बना देगा? जिया हाओ अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। 10 साल पहले पिता और चाचा पश्चिमी मैदानों के आदिवासियों और बर्बर लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए कई परिवार की पूरी सेना लेकर आए थे। हालांकि उस समय कई परिवार के पास पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए हमने उस समय 10 मिलियन टेल सोना उधार लिया था। और हालांकि हम युद्ध जीत गए, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा था। कई परिवार ने अपने होंठ काटे। शुक्र है, महामहिम सम्राट ने हमें बहुत सारी भूमि और उपाधियां दी। हालांकि प्रत्यक्ष मौद्रिक सहायता बहुत कम थी। रुको, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने पैसे किस ब्याज दर पर उधार लिए थे? जिया हाओ ने अचानक पूछा। लगभग 10%। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिया हाओ ने पैसे का हिसाब लगाया और अपने दिल में आह भरी। अरे, लोन तो अभी अभी दोगुना हुआ है। और अब तक तुमने कितना चुकाया है? 11 मिलियन टेल से ज्यादा सोना। अच्छा, लगता है अच्छा है। जिया हाओ ने सिर हिलाया। तुम में पैसे संभालने का हुनर जरूर है। मैंने इसे अपनी माँ से सीखा है। कई यिक्सू ने सिर हिलाया। शायद कई परिवार में शादी करने वाली सभी महिला सदस्यों के पास व्यापार के लिए अच्छी बुद्धि थी। अन्यथा ये परिवार बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। वैसे भी वे हम पर इस साल 3 मिलियन टेल सोना चुकाने का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही पूरा भुगतान करने का समय पार कर लिया है। कई यिक्सू ने अपना माथा रगड़ा। इसलिए हमें इस बार 10 लाख से ज्यादा टेल चुकाने थे। लेकिन हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर हम चुका नहीं पाते हैं, तो हमें उन्हें कुछ गांव और कुछ 100 एकड़ उपजाऊ जमीन देनी होगी। और तुमने किससे कर्ज लिया? सिल्कवर्ड चैम्बर्स। हाँ, हमारे कई परिवार से हर कोई क्यों झगड़ता है? जिया हाओ निराशा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि वर्तमान में कई परिवार उन बहुत कम परिवारों में से एक है जिनके पास सैन्य शक्ति है और वे अभी भी तटस्थ हैं। कई यिक्सू ने सच्चाई से जवाब दिया। अगर हम इसमें शामिल होते हैं, तो पूरे ग्रेट यान साम्राज्य की राजनीति की खबर लग जाएगी। इसके अलावा हमारे पूर्वजों ने केवल सम्राट और खुद सम्राट के प्रति वफादार रहने की शपथ ली थी। ठीक है, बहुत हो गया। कई यिक्सू ने जिया हाओ की तरफ देखा। क्या तुम्हें कोई आइडिया है? ये सुनते ही जिया हाओ के होंठ मुड़ गए। आइडिया? मुझे आश्चर्य है। पत्नी को क्यों लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता है? क्या तुम्हें नहीं लगता? कई यिक्सू ने उसे घूर कर देखा। युवा महिला कई, सिल्कवर्ड चैम्बर की महिला लियान आपसे मिलना चाहती हैं। जिया हाओ और कई यिक्सू बोल थे। जब उन्होंने ये सुना तो वे हैरान हो गए। सिल्कवर्ड चैम्बर की मिस लियान। जिया हाओ ने कई यिक्सू की ओर देखा। लियान लुओक्यू, वह सिल्कवर्ड चैम्बर के एल्डर लियान की बेटी है। कई यिक्सू ने निराशा से अपना माथा भींचते हुए आह भरी। सिल्कवर्ड चैम्बर एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। चैम्बर का स्वामी सबसे ऊंचे पद पर बैठता है, जबकि उसके नीचे 4 एल्डर होते हैं। एल्डर लियान उनमें से एक है, और वह और दूसरा नानहाई शहर और इस प्रांत के प्रबंधन को नियंत्रित करते हैं। वह बचपन से ही मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रही है।
मुझे लगता है कि उसे आखिरकार अपना समय मिल गया है। सुंदरियों के बीच युद्ध है न? जिया हाओ ने संक्षेप में कहा। चलो उससे मिलते हैं। कय यिक्सू ने आगे बढ़ते हुए अपने कपड़े ठीक किए। हाँ हाँ सिस्टर कय, हम फिर मिले। उस लड़की को देखकर जिया हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। कय यिक्सू ठंडे नीले पानी के कुंड के अंदर एक सफेद कमल की तरह थी, जबकि जू चेनलान एक ताजा चपरासी की तरह थी, जो मासूमियत की मीठी खुशबू के साथ साथ एक ताजा आकर्षण भी दे रही थी। इस लियान लुओकियू के लिए जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली। वह एक विस्फोटक गुलाब की तरह थी, जो जुनून की लपटों से जल रही थी। उसकी आंखें तीखे हुक की तरह थीं, जो किसी भी आदमी की आत्मा को चुराने में सक्षम थीं। उसकी घंटे के आकार की आकृति और उसकी भरपूर छाती उसकी गहरी खाई की थोड़ी सी झलक देती थी, जो किसी भी आदमी की इच्छा को जगाने के लिए पर्याप्त थी। वह किसी ऐसी लड़की की तरह है जिसे हर कोई बिस्तर पर दबाना चाहता है। फिर भी मेरा मानना है कि वह ऐसी लड़की है जो नशे में धुत अपराधियों के बीच भी अपनी कौमार्य बरकरार रखेगी। जिया हाओ ने लियान लुओकियू के बारे में अपनी पहली धारणा बनाई। ठीक है, चून की सिस्टर लियान यहाँ है, इसलिए मैं औपचारिक नहीं रहूंगा। कय यिक्सू लियान लुओकियू के सामने बैठ गया। क्या सिल्कवर्ड चैम्बर्स हमसे रेशम और कपास नहीं खरीदेगा? हाँ हाँ, मुझे लगता है कि सिस्टर कय को पहले ही खबर मिल गई है। हम लियान लुओकियू ने हल्के से मुस्कुराया। हमें उत्तर से बड़ी मात्रा में रेशम के कोकून मिले हैं। इसके अलावा शेन परिवार ने एक नया और चमकीला पीला रंग विकसित किया है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आखिरकार ये लकड़ी के कोबोल्स के खून और ट्विस्टेड डार्क फॉरेस्ट के विदेशी पौधों से बना है। तो न्यू परिवार और शेन परिवार ने हाथ मिला लिया है, और मुझे लगता है कि उनका प्रस्ताव विचार करने लायक है। आखिरकार नए रंग का नमूना पहले से ही रईसों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है। लियान लुओकियू ने कप पकड़ा और एक घूंट लिया। वे हमारे नए रंगे रेशमी कपड़ों के प्रति मीटर 2000 टेल से ज्यादा सोना देने में संकोच नहीं करेंगे। चूंकि तुम यहाँ हो, इसका मतलब है कि तुम हमसे रेशम और कपास खरीदना चाहते हो। कय यिक्सू ने लियान लुओकियू को देखा। तुम क्या कीमत प्रस्तावित करना चाहते हो? 3 लियांग रेशम के कोकून के लिए 100 टेल सोना। असंभव, कय यिक्सू ने अचानक कहा। 3 लियांग रेशम के कोकून की कीमत कम से कम 400 टेल सोना है। फिर भी आप इसकी कीमत का 1/4 दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपसे रेशम केवल विचार के लिए खरीद रहा हूँ, बहन कय। लियान लुओकियू ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं तो, हमारे पास इस साल के लिए पर्याप्त माल है। 3 लियांग रेशम के कोकून के लिए 100 टेल सोना। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। कय यिक्सू ने अपने दांत भींचे। 3 लियांग रेशम के कोकून के लिए 300 टेल सोना। मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, बहन कय। लियान लुओकियू ने अपना सिर हिलाया। मैं आपको और कय परिवार को एक रास्ता दे रहा हूँ। जिया हाओ ने लियान लुओकियू को देखा और अपने मन में हिसाब लगाया। इस साल उत्पादित रेशम के कोकून 1000 जिन से अधिक था। इसलिए अगर लियान लुओकियू 3 लियांग रेशम कोकून के लिए 100 टेल सोना देता है, तो कई परिवार को केवल 500,000 टेल सोना मिलेगा। और किसानों को पैसे और शाही परिवार को कर वितरित करने से कई परिवार के पास कुछ भी नहीं बचेगा। और भले ही वे सब मिलकर पैसे जमा कर लें, सिल्कवर्ड चैम्बर्स को सोने के 10 लाख टेल का ऋण चुकाने के बाद एक भी चांदी का सिक्का नहीं बचेगा। इसके अलावा वह शापित राक्षस ज्वार, अगर कई परिवार के पास कोई धन नहीं होगा, तो कोई आश्चर्य नहीं कि सभी नष्ट हो जाएंगे। जिया हाओ को एक अजीब सी अनुभूति हुई। क्या होगा अगर राक्षस ज्वार किसी तरह की साजिश से जुड़ा हो? क्या होगा अगर कोई कई परिवार के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा हो? जिया हाओ कांपने लगा। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। अरे, इतनी बढ़िया योजना किसने सोची होगी? कौन है? क्या ये राजकुमारों में से कोई है, या कोई और रईस? जिया हाओ अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत और स्थिर रही, लियान लुओकियू को घूरते हुए। लियान लुओकियू, तुम्हें पता है कि मेरे कई परिवार को तत्काल पैसे की जरूरत है, फिर भी तुम हमारा गला घोंटना चाहते हो। कय यिक्सू ने ठंडी आवाज में कहा। ओह, तुम मुझे खलनायक की तरह दिखा रही हो, सिस्टर कय। लियान लुओकियू की अभिव्यक्ति नहीं बदली और वह एक दोस्ताना मुस्कान के साथ बोली। हालांकि अगर तुम एक काम करोगी, तो हमारे लिए इस साल का पूरा ब्याज माफ करना संभव हो सकता है। और क्या है? कय लिंगजी की शादी तीसरे शाही राजकुमार ली युआन से कर दो। लियान लुओकियू ने हल्के फुल्के स्वर में कहा। वास्तव में तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम अपनी शादी को खत्म कर दो और इसके बजाय ली युआन से शादी कर लो। लियान लुओकियू का प्रस्ताव सुनकर कय यिक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने अभी क्या कहा? तुमने सुना कि मैंने क्या कहा, सिस्टर कय?
लियान लुओक्यू ने चमकीली आवाज में कहा। वास्तव में, ली युआन ने बहुत समय पहले तुम्हें प्रपोज किया था, नहीं? लियान लुओक्यू, तुम मेरे पति के सामने ऐसा बोलने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? कय यिक्सू की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। ठीक है, तुम जानती हो कि राजकुमार ली युआन तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। आखिरकार, वह। मिस लियान, शायद तुम एक कुलीन महिला के शिष्टाचार को भूल रही हो। पति के सामने तलाक के बारे में बात करना। आह, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यह मेरे होठों से फिसल गया होगा। लियान लुओक्यू ने कामुक मुस्कान के साथ जिया हाओ को देखा। युवा भगवान जिया हाओ, क्या मैं सही हूँ? मैं यहाँ तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ। और, जैसा कि मैंने कहा, प्रस्ताव कय लिंगजी को राजकुमार ली युआन से शादी करने के लिए है। अगर ऐसा होता भी है, तो कई परिवार को बहुत फायदा होगा। लिया लुओक्यू, ये ठीक है। जिया हाओ मुस्कुराए। रेशम के कोकून के 3 लियांग के लिए सोटेल सोना, हम इसे स्वीकार करते हैं। साथ ही, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप आज शाम को पहला बैच ले सकते हैं? हाँ, जिया हाओ की बात सुनकर लियान लुओक्यू ने पलकें झपकाईं। यह ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। पति, कय यिक्सू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह चुप रही। अब, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमने अपनी बातचीत समाप्त कर ली है। जिया हाओ ने हल्की आवाज में कहा। लियान लुओक्यू के जाने के बाद, जिया हाओ का चेहरा काला पड़ गया। ये कुतिया, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली निराशा कैसी होती है। डॉट डॉट, एक लियांग, लगभग 31 ग्राम। एक जिन, 500 ग्राम। युवा महिला लियान, हमारे लिए कोई ऑर्डर है? कई परिवार की हवेली पर नजर रखना। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आता जाता है तो रिपोर्ट करें। लियान लुओक्यू ने हल्के स्वर में कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे हमारी शर्त को इतनी आसानी से मान लेंगे। मुझे भी नहीं। लियान लुओक्यू ने अपने बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और उसने अपना सिर हिलाया। मेरा मतलब है, कय यिक्सू ने इसे जितना हो सके उतना टालने की कोशिश की। आखिरकार, उसे एक उचित योजना के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। हालांकि, मुझे लगता है कि वो तुरंत सहमत हो जाएगी। कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और उसके पति का तो जिक्र ही नहीं। लियान लुओक्यू ने अपने होंठ रगड़े। ऐसा व्यक्ति कहाँ से आया? जिस क्षण वह कई परिवार में आया, ऐसा लगा जैसे सब कुछ बदल गया है। कई परिवार को वह असफलताएं नहीं झेलनी पड़ी जो उसे झेलनी चाहिए थी। एक महान प्रतिभा जिसने विद्वानों को भी शर्मिंदा कर दिया। मैं वास्तव में उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। जिया हाओ, क्या ऐसा है? लियान लुओक्यू खुश दिखी। शायद कई परिवार के खत्म होने के बाद, मैं उसे अपना छोटा सा पालतू बना लूं। कई परिवार अभी भी मजबूती से खड़ा है, इसे गिराते हुए। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। बटलक्व, क्या तुम भूल गए? लियान लुओक्यू ने बटलक्व की ओर देखा। मार्क्विस गुओ को पहले से ही तीसरे राजकुमार का समर्थन प्राप्त है। उसने पहले से ही पर्याप्त सेना एकत्र कर ली है। जब हम सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी का बचा हुआ हिस्सा ले लेंगे, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि कई परिवार को काटना आसान होगा? तो, या तो वे कड़वे अंत तक लड़ने जा रहे हैं, या डॉट, वे अपनी बेटी को तीसरे राजकुमार को बेचने जा रहे हैं। कुल मिलाकर, मैं अंत में कय यिक्सू का पतन देखूंगा। एक बार यह हो जाने के बाद, केवल शेन परिवार ही हमारा लक्ष्य होगा। उन्हें कुचलने के बाद, हमारा सिल्कवर्ड चैम्बर बढ़ेगा और हेवनली स्टार कॉमर्स और स्काई ट्रेजर गैलरी के खिलाफ संघर्ष करेगा। युवा मिस समझदार है। बटलक्यू ने सिर हिलाया। लेकिन आपकी सगाई के बारे में, आपको क्या लगता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? लियान लुओक्यू मदद नहीं कर सका लेकिन गुर्राया। आपको लगता है कि वे मुझे उस कमीने को बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने इतना कुछ किया है? बटलक्यू कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह चुप रहा। बहुत अच्छा, मैंने गाड़ी तैयार कर ली है। तो चलो चलते हैं। डॉट 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 डॉट, जिया हाओ और सिया यिक्सू दोनों चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठे रहे। थोड़ी देर बाद, कय यिक्सू ने अपना मुंह खोला। मुझे सच में खेद है। मैं तुम्हें इस सारी मुसीबत में डाल रहा हूँ। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? जिया हाओ ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। जब मैंने तुमसे शादी की, तो क्या मैंने खुशी और परेशानी दोनों को साझा करने का वादा नहीं किया था? लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे हर बार परेशानी को आकर्षित करना है। कय यिक्सू ने गहरी सांस ली। वैसे भी, अगर हम रेस्तरां के लिए आपकी नई योजना के अनुसार चलते हैं, तो हम आसानी से प्रति माह 2 लाख से अधिक टेल्सोना कमा सकते हैं। इसलिए, अगर मैं कुछ महीने समय बढ़ाता हूँ, तो हमारे पास पर्याप्त पैसा हो सकता है। हम धीरे धीरे किसानों को उनका हिस्सा देंगे। मुझे डर है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जिया हाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा।
मैंने लियान लुओक्यू के हाल के भविष्य के बिंदु को देखा। 1 महीने के बाद वह कई परिवार की संपत्ति को किसी मार्क्विस गुओ को बेच देगी और एक शाही टोकन प्राप्त करेगी। इसका मतलब है कि कई परिवार ने संपत्ति बेच दी होगी या पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा। जिया हाओ ने आह भरते हुए हिसाब लगाया। तुम्हारा क्या मतलब है? कई यिक्सु थोड़ा उलझन में पड़ गई। कोई बात नहीं, हमारी वर्तमान प्राथमिकता रेशम के कोकून को बेचना और उसके लिए सही कीमत प्राप्त करना है। लेकिन हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे? कई यिक्सु ने जिया हाओ को कड़वाहट भरे चेहरे से देखा। लियान लुओक्यू बहुत चालाक है। जब से वह यहाँ आए है, इसका मतलब है कि उसने शायद हमें फंसाने की अच्छी योजना बनाई है। ऐसा नहीं है कि केवल वह ही हमें फंसा सकती है। जिया हाओ के होंठ एक कुटिल मुस्कान में बदल गए। तुम अपने पति को बहुत कम आंक रही हो। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं। जिया हाओ उठ खड़ी हुई। पत्नी, बस जहाँ वे सभी रेशम के कोकून संग्रहित कर रहे हैं, वहाँ इकट्ठा हो जाओ। मुझे लगता है कि यह शेन परिवार या न्यू परिवार का है दुकान। तुम क्या करने जा रही हो? कई यिक्सु की आवाज थोड़ी चिंतित हो गई। अगर तुम कुछ करने की कोशिश करोगी, तो सिटी गार्ड इसका फायदा उठाएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इस बारे में चिंता मत करो, बीवी। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिया हाओ जाने के लिए मुड़ी। बस मेरे वापस आने का इंतजार करो। कई यिक्सु ने जिया हाओ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उठते हुए कई यिक्सु ने मिनमिन को पुकारा। मिनमिन, गाड़ी तैयार करो। मुझे बन शॉप और रेस्तरां जाना है। हाँ, यंग लेडी। मिनमिन ने कई यिक्सु को देखते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है यंग लॉर्ड का मूड अभी बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, वह बहुत गुस्से में है। कई यिक्सु ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा। हे, ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत मिलते जुलते हो। मिनमिन मुस्कुराई, लेकिन कई यिक्सु ने अपना सिर हिलाया। मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं तर्कसंगत रहती हूँ। वह वह अलग महसूस करता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो अपमान को इतनी आसानी से नहीं सहेगा। मुझे डर है कि वह कुछ बुरा करेगा। मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा नहीं करेगा। जिया हाओ ने बिस्तर पर बैठते ही कमरा बंद कर दिया। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। जिया हाओ जोर से हंसा और उसने अपनी जांघ पर थपकी दी। हाँ हाँ हाँ, बकवास। मुझे लगा कि मैं यहाँ नमकीन मछली की तरह रहूंगा। लेकिन यह शापित शाही परिवार वास्तव में मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है ना? तीसरा राजकुमार ली युआन, तुम छोटे कमीने ने मेरी पत्नी और प्रेमी पर नजर डालने की हिम्मत की। और वह कुतिया लियान लुओक्यू, वह फुहर। उसकी नजर में वह तिरस्कार। जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उसे लगा कि क्रोध उसके दिमाग को प्रभावित कर रहा है, उसे अंधा क्रोध से भर रहा है। नहीं, मुझे शांत होने की जरूरत है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इच्छा क्यों ही मेरी भावनाओं को बढ़ा रही है? जिया हाओ ने उसके गालों पर हल्के से थपकी दी और वह शांत हो गया। लियान लुओक्यू, क्या ये है? मैं तुम्हें देखूंगा। जिया हाओ बिस्तर पर लेट गया और सो गया। अपनी आंखें खोलकर उसने देखा कि तियानहासु राष्ट्र में सुबह हो चुकी थी। जम्हाई लेते हुए वह अपने बिस्तर से बाहर आया और अपना चेहरा धोया। मुझे लगा कि तुम जल्दी नहीं उठने वाली हो। सुप्रभात, जिंग र। जिया हाओ ने सू जिंग र को उसके ट्रैक सूट में देखा। क्या तुम जिम जा रही हो? नहीं, मैं वहां नहीं जा रही हूँ। सू जिंग रा ने अपना सिर हिलाया। मैं टूर्नामेंट से पहले बस थोड़ा हल्का व्यायाम कर रही हूँ। बहन लेन अभी तक नहीं उठी है। अभी तक नहीं, सू जिंग रा ने पलटकर कहा। मैं व्यायाम करने के लिए बगीचे में जा रही हूँ। क्या तुम जाकर बड़ी बहन को जगा सकती हो? जरूर। जिया हाओ सुलान के कमरे में गया और उसने दरवाजा खटखटाया। बड़ी बहन लैन, क्या तुम जाग रहे हो? कोई जवाब न सुनकर जिया हाओ ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह सो रही सुलान के पास गया, अचानक उसकी बाहें फैल गईं और उसे बिस्तर पर खींच लिया। गुड मॉर्निंग, हाओ र। जिया हाओ ने देखा कि सुलान नींद भरी आंखों से हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। बिना किसी चेतावनी के जिया हाओ आगे झुकी और उसके होठों को कोमलता से चूमा। गुड मॉर्निंग, लान।